हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। हिंदी डिसिप्लिन सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी कथा साहित्य। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ में आपको 3 क्वेश्चन पेपर प्लस रिपीटेड क्वेश्चन प्लस आंसर जो एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए हेल्पफुल हैं वो सब अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक टाइप से आप इसको समझ सकते हैं इस पीडीएफ को। इसमें आपको 3 साल के क्वेश्चन पेपर या हम कहें कि लास्ट 3 ईयर के जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे विद एग्जाम लेवल आंसर राइटिंग, साथ के साथ रिपीटेड क्वेश्चन विद डिटेल आंसर। ठीक है, यही एक पीडीएफ है जो आपको चाहिए इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से चालू कर दीजिए। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बात करें आगे, आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। साथ के साथ हमारा ऐप जिसका नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी यूएसएल, ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे लिंक से आप ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें ये पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हमारे नोट्स की। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर 1 है। क्वेश्चन पेपर 1, ठीक है, यहाँ चेक कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के लिए है। हिंदी कथा साहित्य आपके सब्जेक्ट का नाम है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है और ये आपका आप कह सकते हैं कि सीरियल नंबर है पेपर का। तो हर एक क्वेश्चन पेपर जो हमने इस पीडीएफ में कवर करा है उसका सीरियल नंबर अलग है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पेपर सेम ईयर का नहीं है, हम कह सकते हैं। इसीलिए अब ये आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होगा कि आपको पहला जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, का, खा और गा, जिसमें आपको बड़े बड़े गद्यांश दिए जाएंगे। आपको उनकी साप्रसंग व्याख्या लिखनी होगी। अगर 2 में डिवाइड होता है का और खा में, तो 15-15 नंबर के होंगे। यहाँ पे आपका 3 में दिया गया है, तो का, खा, गा, और जिसमें आपके 10-10 नंबर के 3 पैराग्राफ दिए गए हैं। उसके बाद बचे हुए सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है वो थ्योरी बेस्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपको किस प्रकार से चीजों को करना है। अब हम बात करें साप्रसंग व्याख्या की, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है आपका साप्रसंग व्याख्या, उसको हम इस वीडियो में कवर अप नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप कह सकते हैं कि गद्यांश होते हैं या फिर जो पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं। पैराग्राफ कभी भी सेम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चांसेस कम है। ठीक है, तो आप लोग इनको चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट हम इनको कवर नहीं करेंगे। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम में रिपीटेड है, पूछे जाते हैं बार बार, हम उनको कवर अप करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है, निम्नलिखित गद्यांशों की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, ऐसे आपको 3 या फिर 2 जो पैराग्राफ है वो दे दिए जाएंगे और हर एक पैराग्राफ आपको और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको जैसे का की अगर हम बात करें तो का में आपको 2 देखने को मिलेंगे, उसमें से कोई सा एक आपको अटेंड करना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार के से खा और गा भी आपको देखने को मिलेगा। अगर 30 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है तो 15-15 के 2 देखने को मिल सकते हैं या फिर 10-10 के आपको 3 देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हम इनको कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि ये हर साल चेंज होते रहते हैं, इनके सिमिलर आने के चांसेस काफी कम होते हैं। ठीक है, बट अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। मैं इनको स्क्रॉल कर देता हूँ आराम आराम से, आप लोग इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो का वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका दिया गया पैराग्राफ है और ये उसकी साप्रसंग व्याख्या है। साप्रसंग व्याख्या में आपको पहले संदर्भ बताना होगा, फिर प्रसंग बताना होगा। ठीक है, फिर आपको व्याख्या करनी होगी। आप देख सकते हैं व्याख्या के बाद आपको सौंदर्य काव्य या उसमें क्या क्या विशेषताएं थी उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, ये हो जाता है आपका का। उसके बाद का में आपको अथवा देखने को मिलेगा, जो कि दूसरा वाला जो पैराग्राफ है वो आपके लिए ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, इसकी साप्रसंग व्याख्या कुछ इस प्रकार से है, संदर्भ है, प्रसंग है, प्रसंग के बाद व्याख्या है, व्याख्या के बाद आप देखें तो हमने विशेष या फिर हम कहें कि जो उसके सौंदर्य काव्य होता है वो हमने बताया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका खा। ये सारे के सारे पैराग्राफ आपकी किताब में से दिए गए जो चैप्टर्स हैं उनमें से कहीं ना कहीं से उठाए गए हैं। ठीक है, तो आपको इन सबको करने के लिए या तो अपने चैप्टर की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, मतलब बेस स्टोरी जो है उसमें चैप्टर में कैरेक्टर का नाम क्या है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर के नाम आपको देखने को मिलेंगे, आप उससे पता लगा लेंगे कि चैप्टर कौन से में से आया है ये। ठीक है, तो आपको कैरेक्टर के बारे में और कहानी के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल होनी चाहिए। अब हम बात करें खा की, तो खा में ये पैराग्राफ दिया गया है, उसके साथ प्रसंग व्याख्या आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, संदर्भ आ जाता है। ठीक है, प्रसंग आ जाता है, प्रसंग के बाद आपको व्याख्या आ जाती है। सेम इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में भी बना सकते हैं। ये हमारे शब्दों में लिखी गई है, अगर आप चैप्टर को समझते हैं तो अपने शब्दों में पूछेगी जो साप्रसंग व्याख्या है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये विशेष हो जाता है। खा में आपको अथवा में देखने को मिलता है ये छोटी सी 2 लाइन का पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद इसकी संदर्भ जो साप्रसंग व्याख्या है उसमें आप पहले संदर्भ बताएंगे, संदर्भ के बाद आप प्रसंग बताएंगे। ठीक है, प्रसंग में आप
के बाद आप बताएंगे व्याख्या की, उस पूरे के पूरे जो लाइन दी गई है दो, उसमें क्या बताया गया है, किसके बारे में बात की जा रही है, ये सारी चीजें, और अंत में आएगा विशेष। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पे का, खा और गा मैंने आपको बताया, मतलब ये 10-10 नंबर के 3 आपको दिए गए थे इस क्वेश्चन पेपर में, तो 10-10 नंबर की 3, ये आपका तीसरा है। गा, जो आप देख सकते हैं, ये आपका पैराग्राफ है, और ये आपकी संदर्भ, वो जो सप्रसंग व्याख्या है उसके बारे में, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, ये हो जाता है। पॉज करके आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं, बट आपको इसके लिए मेनली आप एक बार अपना चैप्टर पढ़ लेंगे, चैप्टर की स्टोरी भी समझ लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, स्टोरी भी समझ लेंगे कि क्या बताया गया है स्टोरी में, कहीं से भी सुन सुना के, तो भी आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, फिर आ जाता है गा में, आपको अथवा का देखने को मिलता है, अथवा में आपका ये जो पैराग्राफ है वो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ प्रसंग व्याख्या में संदर्भ ये हो जाता है, संदर्भ के बाद प्रसंग ये हो जाता है। ठीक है, प्रसंग के बाद व्याख्या की अगर हम बात करें, तो यहाँ से आपकी व्याख्या चालू होती है। ठीक है, और ये आपकी व्याख्या थोड़ी सी बड़ी है, और अंत में आके यहाँ पे आपकी व्याख्या जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी व्याख्या होगी, और आखिर में आता है आपका विशेष या फिर सौंदर्य काव्य, वो ये रहा। आपको हर किसी में सौंदर्य काव्य लिखना जरूरी है, क्योंकि ये एक जरूरी चीज है आपके आंसर में। ठीक है, क्योंकि साप्रसंग व्याख्या में इसी प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम कवर अप कर चुके हैं, मैंने आपको सारे जो दिए गए थे आपके क्वेश्चन पेपर 1 में, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिनको हम कवर करते हुए चलेंगे। मैं आपको पढ़ पढ़ के समझाता रहूंगा, साथ में आप लोग खुद भी इनको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि कहानी विधा को परिभाषित करते हुए उसकी संरचना पर प्रकाश डालिए। मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, इससे पहले एक हिंदी सब्जेक्ट के बारे में वीडियो है, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर पढ़ना है, किन टॉपिक्स को छोड़ देना है, मतलब किन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान सबसे ज्यादा देना है, किन टॉपिक के ऊपर ध्यान सबसे कम देना है। ठीक है, तो अब वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखिएगा, उसमें हमने सिर्फ टॉपिक बताए हैं, और टॉपिक गिने चुने 8 से 10 टॉपिक हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को कवर अप कर लेते हैं, मतलब आपने पूरी की पूरी बुक को कवर अप कर लिया, और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होके गए हैं अच्छे मार्क्स को लेने के लिए। ठीक है, तो उसी में से, उसी किताब में ये कहानी जो टॉपिक है उसके बारे में बताया गया। ये कहानी टॉपिक लगभग तीनों क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, रिवाइज मतलब बार बार पूछा गया है, तो आपको इस कहानी टॉपिक को पढ़ के जाना है। कहानी टॉपिक का मतलब कि कहानी की जो विधा होती है, मतलब कहानी जो पूरी लिखने की जो पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि काम है, ठीक है, उसको परिभाषित करते हुए उसकी संरचना के ऊपर आपको प्रकाश डालना है। अब हम बात करते हैं आंसर लिखना कैसे। आंसर लिखने के कुछ तरीके हैं, जैसे आप सबसे पहले परिचय देंगे, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, टॉपिक कहानी के बारे में है तो आप कहानी के ऊपर टॉपिक का जो है उसको इंट्रोडक्शन दे देंगे। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, आप कहानी के तत्वों को बताएंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि 6 पॉइंटों में आपको अपना आंसर डिवाइड करना है, मेन आंसर को, और उसके बाद आखिर में आपको लिखना है निष्कर्ष, मतलब कंक्लूजन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉपिक की। कहानी गद्य साहित्य की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय विधाओं में से एक है। कहानी शब्द का सामान्य अर्थ है कहना या जो कहा जाए। यह विधा उतनी ही पुरानी है जितनी कि स्वयं मानवता। ठीक है, मानवता या ह्यूमैनिटी जितनी पुरानी है, कहानी उतनी ही पुरानी है। ठीक है, उसी समय से आप कह सकते हैं कि कहानियां बताई जा रही हैं, कहानियां लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सभी ने अपने बचपन में दादी नानी या बड़े से राजा रानी परियों और नैतिक उपदेशों से जुड़ी जो अनगिनत कहानियां हैं वो आपने सुनी होगी। ठीक है, आपने भी सुनी होगी, आपके दादा दादी नाना नानी या फिर आप कह सकते हैं आपके मदर फादर ने आपको बचपन में कई सारी कहानियां सुनाई होंगी, परियों से जुड़ी हुई, राजा रानी से जुड़ी हुई, कोई और तरह की कहानियां आपको सुनाई होंगी। ठीक है, बहुत सारी आपने कहानियां सुनी है। ये कहानियां ना केवल हमारा मनोरंजन करती है, बल्कि हमें जीवन के मूल्य भी परिचित करती हैं। ये जो कहानियां हैं ये केवल हमें मनोरंजन करने के लिए नहीं सुनाई जाती थी, हमें सुनाई जाती थी ताकि हम अपने जीवन के मूल्य, जो वैल्यूज है, उनको समझ सके। साहित्य के दृष्टिकोण से, अगर हम साहित्य की दृष्टिकोण से देखें, ठीक है, कहानी का एक विशिष्ट अर्थ और स्वरूप है। भारतीय परंपरा में कहानी के आरंभिक रूप में हम संस्कृत साहित्य में गल्प या असंख्यक के रूप में देखने को मिलता था। भारतीय परंपरा में अगर हम बात करें तो कहानी का जो आरंभिक रूप है, मतलब जो शुरुआती टाइम में कहानी का रूप था, हमें संस्कृत साहित्य में गल्प या आख्याकिया के रूप में देखने को हमें मिलता है। इसके साथ ही लोक परंपरा, और लोक परंपरा में किस्सा गोई यानी किस्से सुनाने की शैली
भी बहुत प्रचलित हुई। ठीक है, आपने भी सुने होंगे, लोग आपको अलग अलग प्रकार के किस्से सुनाते हैं, जैसे उनके साथ कोई घटना घटी, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी और के साथ कोई घटना घटी होगी, किसी और के साथ कुछ हुआ होगा, वो किस्सा उन लोगों ने आपको सुनाया। ठीक है, तो ये किस्से सुनाने की जो प्रचलित है, ये भी चीज बहुत आगे आई थी। आधुनिक हिंदी कहानी में हमें आज सुनने को आज जानते हैं, वह केवल हमारी प्राचीन परंपराओं से नहीं जन्मी, पर वह पश्चिमी के शॉर्ट स्टोरी और बंगला साहित्य के गल्प का भी गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो आपको शॉर्ट स्टोरीज ज्यादा देखने को मिलेंगी, मतलब छोटी छोटी कहानियां। ठीक है, छोटी छोटी कहानियां वो कहाँ से प्रेरित हुई है, वो पश्चिमी मतलब वेस्ट कल्चर से, और उसके बाद बंगाला साहित्य मतलब गल्प से प्रभावित हुई है। इस प्रकार का आधुनिक कहानी भारतीय और पश्चिमी साहित्य परंपरा के मेले में विकसित हुई एक सशक्त विधा है। ठीक है, जो आधुनिक कहानी है ना, वो इन्हीं चीजों से आप कह सकते हैं कि विकसित हुई है, सशक्त विधा बनी है। महान साहित्यकार प्रेमचंद्र ने कहानी को परिभाषित करते हुए कहा है, कहानी मतलब गल्प का रचना है, एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। ठीक है, साहित्यकार जो प्रेमचंद हैं, वो बताते हैं कि कहानी क्या है। कहानी एक रचना है जिसमें जो भी व्यक्ति उसे लिख रहा है, उसके जीवन का एक अंग या फिर उसके जीवन का एक मनोभाव उसमें प्रदर्शित करना ही लेखक मतलब राइटर का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जैसे विद्वान ने इसे सौंदर्य की एक झलक कहा है, तो किसी ने जीवन के प्रत्यक्ष माना है। ठीक है, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग कहानियों के एक्सप्लेनेशन दी है। आप कह सकते हैं कि उसके जो आधार होता है वो हमें बताया है। ठीक है, आप कोई भी याद कर सकते हैं, प्रेमचंद्र के बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर जयशंकर के बारे में पढ़ सकते हैं, या किसी और के बारे में पढ़ सकते हैं, उन्होंने अपने अपने शब्दों में बताई है कहानी के बारे में। ठीक है, तो ये हम कहानी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा जब आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे कहानी के बारे में पूछा जाएगा। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कहानी एक गद्यात्मक रचना है जो आकार में छोटी मतलब लघु होती है, जिसे प्राय एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कहानी क्या होती है, एक गद्यात्मक रचना है और छोटी छोटी होती है। तो आप जब एक बैठक मतलब कुछ लोग एक साथ बैठे हैं, तो उसी बैठक में आप उस कहानी को खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उस कहानी को खत्म करने के लिए कई बैठकें चलनी होती है। यह जीवन की किसी एक विशेष घटना, किसी एक पात्र के चारित्रिक पहलू या किसी एक भाव संवेदना पर केंद्रित करती है। ठीक है, ये जो कहानियां हैं, ठीक है, ये किसी व्यक्ति अगर हम बात करें, जैसे आप आपने अगर प्रेमचंद्र की कहानियां पढ़ी हो, ठीक है, तो उसमें आपको मनोभाव देखने को मिलता है। मनोभाव से उस कहानी में आपको आप खुद भी जोड़ पाते हैं खुद को। ठीक है, दूसरा उसमें आप जिन कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो कैरेक्टर को आप उस समय फील कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो उस कैरेक्टर के जीवन में जो चीजें चल रही हैं, उसका चरित्र का पहलू क्या है, या फिर उसके भाव संवेदना क्या है, उन चीजों के ऊपर राइटर ज्यादा ध्यान देता है। इसका मुख्य लक्ष्य कम से कम शब्दों में पाठक पर एक गहरा और एकल प्रभाव छोड़ना होता है, जिसमें जीवन का पूरा विस्तार ना होकर जीवन का अंश या झलक मात्र होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेखक चाहता है या राइटर चाहता है कि भाई हम पूरे जीवन की स्टोरी बताएं, किसी एक कैरेक्टर की पूरे जीवन की स्टोरी बताएं, नहीं। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर जगह पे उसके जीवन में जो अंश या उसका जो झलक है वो हमें देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, यही राइटर का काम है। ये हो जाती है कहानी का आप कह सकते हैं कि बेस। ठीक है, कहानी की रचना या कहानी के तत्वों की अगर हम बात करें, एक अच्छी कहानी का ताना बाना कई चीजों से मिलकर बुना जाता है। जिस प्रकार एक इमारत को बनने के लिए ईंट, सीमेंट या और नक्शों की जरूरत होती है, उसी प्रकार कहानी की रचना के लिए भी कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। इन्हीं तत्वों के सही तालमेल से कहानी की संरचना मतलब स्ट्रक्चर तैयार होता है। साहित्य के विद्वानों ने कहानी की संरचना को समझने के लिए मुख्य रूप से 6 तत्वों में बांटा है। ये 6 तत्व ये है। ठीक है, अगर आप कहानी के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि कहानी के जो विद्वान हैं या साहित्य के जो विद्वान हैं, उन लोगों ने कहानी का जो टॉपिक है उसको 6 आप कह सकते हैं कि तत्वों में बांटा है। उन तत्वों से या उन आप कह सकते हैं कि पार्ट्स से आप क्या कर सकते हैं, कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और कहानी अगर आप लिखना चाहते हैं, तो आपको ये जो 6 पॉइंट है इनको समझना होगा, तभी आप एक अच्छी कहानी लिख पाएंगे। पहली आती है वास्तुकथा, मतलब प्लॉट क्या है कहानी का। ठीक है, हर एक कहानी का एक प्लॉट तो होता है, वो प्लॉट क्या है। कई लोग पर्टिकुलर एक प्लॉट के लिए ही कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है, कि भाई आखिर में उसमें क्या हो रहा है,
क्या स्टोरी लाइन चल रही है, ये सारी चीजें आप देखते हैं। वास्तुकथा को कहानी का कथानांक या रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, ठीक है। प्लॉट सबसे ज्यादा जरूरी है, या वास्तुकथा जो कथा सॉरी कथा वास्तु, मैंने गलत पढ़ दिया, कथा वास्तु जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो कथा वास्तु को कहानी का कथानक या रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यह कहानी में पिरोई गई घटनाओं की श्रृंखला होती है। उपन्यास मतलब नॉवल के विपरीत कहानी में कथा वस्तु बहुत विस्तृत नहीं होती, यह लघु और संगठित होती है, सुसंगठित होती है। एक अच्छी कथा वस्तु में रोचकता और सुबद्धता होनी चाहिए, यानी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी और तर्कसंगत लगनी चाहिए, ठीक है। प्लॉट जो होना चाहिए ना कहानी में, वो ऐसा होना चाहिए कि पिछली जो घटना घटी है उससे अगला प्लॉट जुड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मतलब राइटर ने अलग अलग प्लॉट को कहीं ना कहीं से जोड़ दिया, कोई घटना घटी उसको किसी और घटना से जोड़ दिया, जो कि तालमेल भी नहीं खा रहा, लॉजिकल भी नहीं है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आपके प्लॉट में जो चीजें बताई गई हैं, जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से चीजें हो रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, वो सारी एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। कथा वस्तु का एक आरंभ, शुरुआत, एक मध्य और उलझाव, और फिर परिणति या समाधान, ठीक है। शुरुआत में आप कह सकते हैं कि आरंभ में आ जाते हैं, फिर मिडल में आ जाते हैं और फिर अंत में आ जाते हैं, ये 3 टॉपिक होते हैं। हालांकि आज की आधुनिक कहानियों में यह जरूरी नहीं कि कहानी का कोई निश्चित अंत हो। कई बार लेखक कहानी को एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देता है जहां पाठक स्वयं सोचने पर मजबूर हो जाता है, ठीक है। आपने कई कहानियां पढ़ी होंगी, आपने कई किताबें सुनी, आप कह सकते हैं कि कई स्टोरीज सुनी होंगी, जिसमें अंत में क्या निकल कर आता है कि राइटर ने कहानी को एक ऐसे पहलू पर या एक ऐसे पॉइंट पर लाकर छोड़ दिया जहां पर राइटर उसको खुद समझेगा, राइटर खुद ही उस पर सोच लगाएगा, ठीक है, मजबूर हो जाता है सोचने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। कई मूवीज आपने देखी होंगी, तो उन मूवीज में भी कुछ ऐसा ही होता है, राइटर उस कहानी को कभी खत्म ही नहीं करता, कहानी को वहीं छोड़ देगा, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो देखने वाले हैं, ठीक है, वो अगर वो कहानी है तो उसको सुनने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं, वो लोग खुद ही उस चीज को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें। दूसरा पॉइंट आता है पात्र एवं चरित्र, मतलब कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन भी उसमें एक बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पात्र वे लोग या सजीव प्राणी होते हैं जो मध्य जिनके माध्यम से कहानी की घटनाएं घटती हैं और कथा वस्तु आगे बढ़ती है। कहानी का आकार छोटा होने के कारण इसमें उपन्यास की तरह पात्रों की भीड़ मतलब जमाघाट नहीं होता। आमतौर पर कहानी में 2 या मुख्य पात्र होते हैं, कुछ सहायक पात्र भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टर के बारे में हो गया कि भाई कहानी में कैरेक्टरों का होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही लोग कहानी में आगे बढ़ाते हैं, कहानी को खुद आगे ले जाते हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, जो सिचुएशन चल रही है उनको आगे बढ़ाते हैं। आमतौर पर अगर आप बात करें उपन्यास या फिर नॉवेल्स की, तो उसमें पात्रों की जो भीड़ है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं होती है। बट कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि भाई एक या दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ठीक है, मेन कैरेक्टर, उसके बाद बचे हुए कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं जो कि हेल्पफुल करते हैं कहानी को। तो ये सारी चीजें। चरित्र चित्रण का अर्थ है पात्रों का स्वभाव, उनके व्यवहार, उनकी सोच और उनके बाहरी रूप रंग को देखना। लेखक का कौशल इसी में है कि वह कम से कम शब्दों में पात्र को इतना सजीव या जिंदा दिल बना दे कि पाठक उनसे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे। उनके सुख दुख, उनके दुख या दुखी हो, कहानी के पात्र या तो किसी व्यक्ति विशेष मतलब व्यक्तिगत का प्रतिनिधित्व कर रहे हो या फिर किसी वर्ग या समाज का वर्गीकृत कर रहे हैं। अब समझिए कि राइटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है क्या है? प्लॉट लिखने के बाद राइटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि वो जिन भी कैरेक्टर के बारे में कहानी में बात कर रहा है, उन कैरेक्टर को इतना सजीव बना दे कि हम लोग उस कैरेक्टर को फील कर पाए, ठीक है। अगर आप प्रेमचंद की कहानियां पढ़ेंगे या फिर आप कह सकते हैं कि कोई और भी अच्छे राइटर की कहानियां पढ़ते हैं, तो आप देखने को मिलेंगे कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में जो लाइनें लिखी है ना, वो लाइनें इतनी ज्यादा ही आप कह सकते हैं कि जिंदा दिल है कि आप फटाफट उस कैरेक्टर को अपने अंदर फील कर पाओगे, समझ पाओगे कि हाँ ये कैरेक्टर इस बारे में है, ठीक है, ये कैरेक्टर का ये काम है, वो ये सिचुएशन फील कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख पाएंगे। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं हिंदी साहित्य, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। ऐसी कैसी कहानियां हैं जिनमें आप समझ पाएंगे कि कैरेक्टर क्या फील कर रहा है सिर्फ राइटर के लिखे हुए शब्दों से, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका दूसरा, पात्र और चरित्र चित्रण, ठीक है। तीसरा आता है संवाद और कथोप
कथंक, ठीक है, डायलॉग। नॉर्मली अगर हम बात करें, डायलॉग की बात करें, तो डायलॉग भी लिखना जरूरी है, उसमें कैरेक्टर क्या बोल रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर उस लाइन को लिख देना, स्टेटमेंट को, ये उनके डायलॉग होते हैं। ठीक है, डायलॉग कई प्रकार से लिखे जाते हैं, अब उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, संवाद का कहना, संवाद को कहानी में प्रेरणादायक तत्व माना गया है, ठीक है, प्रेरणा, जो प्रेरणा देता है लोग को। यह पात्रों के बीच होने वाली बातचीत होती है, संवाद केवल बातचीत नहीं होती बल्कि उनके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कहानी में, ठीक है। तो गति देना, संवाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, जो संवाद है मतलब जो कैरेक्टर बात कर रहे हैं वो लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो बातें लेखक को विस्तार से बतानी पड़ती हैं वे संवादों के माध्यम से आसानी से सामने आ जाती है, ठीक है। हो सकता है कि किसी राइटर को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब कहानी में कोई एक सिचुएशन है, उसको बहुत बड़े शब्दों में लिखना पड़े राइटर को समझाने के लिए, पर अगर राइटर वही चीज कैरेक्टर के मुंह से लिख के समझा दे, मतलब डायलॉग के फॉर्मेट में, तो हम लोग उसको बड़ी जल्दी समझ जाएंगे, हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं गति देना, मतलब कहानी को गति देता है। चरित्र उद्घाटन, पात्रों की बातचीत से उनके स्वभाव, उनकी शिक्षा, उनकी मानसिकता का पता चलता है। रोचकता की बात करें तो संवाद कहानी को नीरस होने से बचाता है, उनमें रोचकता देता है, बनाए रखता है। ठीक है, जो संवाद है, कॉन्वर्जेशन है या हम कहें डायलॉग है, ठीक है, वो कहानी को नीरस, मतलब आप कह सकते हैं कि कहानी को फीका होने से बचाता है। फिर आता है वातावरण निर्माण, संवादों से उस समय के माहौल का भी पता चलता है, ठीक है, पर्टिकुलर कहानी जिस जगह पे है, ठीक है, उस समय उन लोगों के बीच में हो रही बातों से हम उस कहानी को समझ पाते हैं। ठीक है, एक अच्छे संवाद की विशेषता है कि छोटे मतलब छोटा होना चाहिए, चुस्त होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, जैसे लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। ये सारी चीजें एक संवाद में होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आता है देश काल और वातावरण, मतलब सेटिंग और एटमॉस्फेयर, वो किस जगह पे बातचीत हो रही है, किस बारे में हो रही है, ठीक है, उसके बाद वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, ये सारी चीजें। एक कहानी का चौथा महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो है देश काल, का अर्थ है देश और समय, ठीक है, उस पर्टिकुलर समय में और पर्टिकुलर स्थान पर क्या चीज हो रही है वो। कोई भी कहानी शून्य में नहीं घट सकती, ठीक है, कोई भी कहानी जो है वो जीरो में कम नहीं हो सकती या घट नहीं सकती, वह किसी न किसी स्थान पर या समय पर आधारित होती है। ठीक है, कोई भी कहानी ऐसा नहीं है कि किसी अननोन प्लेस पर या फिर किसी भी प्लेस पर घटित नहीं हो रही। नहीं, आप अगर कोई कहानी बताएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किस जगह पे हो रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कि भाई स्थान और समय ज्यादा जरूरी है। वातावरण के अंतर्गत उस समय एक का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश आता है। ठीक है, आप जब वातावरण के बारे में बताते हैं तो ये सारी चीजें आपको उसमें बतानी पड़ती हैं, आपको बताना पड़ता है। इसमें पात्र का रहन सहन, उसकी वेशभूषा, रीति रिवाज आदि सभी शामिल होते हैं। इसमें ये सारी चीजें आप कह सकते हैं कि इंक्लूडेड होती है कि भाई पात्र कैसे सह रहा है, ठीक है, उनकी वेशभूषा किस प्रकार की है, रीति रिवाज उनके किस प्रकार के, ये सारी चीजें आप कहानी में बताते हैं। कहानी में लेखक के पास वातावरण का लंबा चौड़ा वर्णन करने का समय नहीं होता, इसीलिए वह कुछ संकेतों और छोटे वर्णनों से ही पूरे माहौल को चित्र देता है। यह वातावरण कहानी को स्वाभाविकता और प्रामाणिकता प्रदान करता है। ठीक है, राइटर पूरी कहानी का जो आप कह सकते हैं कि वातावरण या एटमॉस्फेयर है उसको बड़े बड़े शब्दों में नहीं लिखता, वो बहुत कम शब्दों में ही पूरी की पूरी वो चीज बता देता है कि भाई वो जगह क्या है, वहां पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ये राइटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता आता है। फिर आता है पांचवा पॉइंट, भाषा शैली, मतलब लैंग्वेज और स्टाइल किस प्रकार का होगा, इसके बारे में बात करें तो भाषा के माध्यम से जिसके द्वारा लेखक अपनी पाठकों तक पहुंचाते हैं। कहानी की सफलता बहुत हद तक उनकी भाषा पर निर्भर करती है। ठीक है, कहानी कितनी सफल होगी ये चीज निर्भर करती है जो कैरेक्टर है उसकी भाषा के ऊपर। जैसे कि प्रेमचंद्र ने भी माना है, कहानी की भाषा बहुत ही सरल, सहज और सुबोध, मतलब आसानी से समझे जाने वाली होनी चाहिए ताकि वह आम पाठकों तक पहुंच सके। ठीक है, प्रेमचंद्र जी ने जो भी कहानियां लिखी हैं, ठीक है, उन्होंने वो इजी लैंग्वेज में लिखी है ताकि कोई भी व्यक्ति नॉर्मली अगर उसको पढ़ता है तो वो उसे समझ सकता है। ठीक है, हार्ड लैंग्वेज में लिखते हैं तो शायद कुछ ही लोग समझ पाते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते इस प्रकार की चीजें। ठीक है, तो ये शैली का अर्थ है कहानी को कहने का ढंग। ठीक है, मतलब शैली या फिर हम कहें स्टाइल का अर्थ है कि कहानी को कहा किस ढंग से जा रहा है। हर लेखक का अपना अलग अंदाज होता है। कोई लेखक वर्णात्मक शैली, मतलब चीजों का विवरण देते हुए बताता है। कई अध्यात्मक शैली, मतलब मैं का रूप करके बताते हैं, मतलब अपने आप को उस कहानी में जोड़ के बताते हैं। तो कई डायरी या पात्र शैली का उपयोग करते हैं। ठीक है, भाषा
और शैली मिलकर एक कहानी को प्रभाव गहरा प्रदान करते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट आता है उद्देश्य या प्रतिपाद्य, भाई पर्पस क्या है कहानी को लिखने का या उसका थीम क्या है। तो ये सारी चीजें, कई कहानियां हमें आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जीवन से रिलेटेड कुछ चीजें बताती हैं, हमारा कई कहानियां हमारा मनोरंजन करती हैं। ठीक है, कई कहानियां का उद्देश्य होता है ताकि हमें वो जीवन के सत्य बता सके। ठीक है, आप अगर प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे तो आपको वहां पे कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि समाज में हो रही हैं, बट हमें नहीं पता, तो वो कहानियां हमें उन सारी डिटेल प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो जाता है थीम और उद्देश्य के बारे में प्रतिपाद्य, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका निष्कर्ष आ जाता है। निष्कर्ष में हमने जितने भी पॉइंट ऊपर बताए हैं वो पॉइंटों को थोड़ा थोड़ा बता देना है आपको यहाँ पे। ठीक है, और कंप्लीट कर देना है अपने निष्कर्ष को। निष्कर्ष हमने ज्यादा बड़ा लिखा नहीं है, इसी प्रकार से आपको भी अपने एग्जाम में निष्कर्ष जो है उसको लिखना होगा और आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप 6 पॉइंटों को लिखेंगे और 6 पॉइंट के बाद एक आप निष्कर्ष लिखेंगे। इस प्रकार से आपका 8, आप कह सकते हैं कि 8 टॉपिक में आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम मेन मेन आंसर को कवर अप करते हुए चलते हैं। अथवा में पूछा गया है कि उपन्यास के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उपन्यास के तत्वों की समीक्षा करें। ठीक है, ऊपर हमने कहानी की बात करी थी, हम यहाँ पे उपन्यास की बात करेंगे। ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। उत्तर में आप सबसे पहले परिचय देंगे। ठीक है, उपन्यास शब्द का क्या अर्थ होता है, अगर हम बात करें उपन्यास शब्द, दो शब्द उप जमा न्यास से मिलकर बना है। उप का मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब होता है रखी हुई वस्तु। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य के समीप रखी हुई कोई वस्तु। साहित्यिक संदर्भ में अगर हम देखें तो उपन्यास वह गद्य रचना है जो हमें अपने जीवन के सबसे समीप लगती है। इसमें हमें अपने ही जीवन का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, गद्य, ये जो उपन्यास है ये एक गद्य होता है या फिर आप कह सकते हैं कि एक पैराग्राफ होता है या राइटिंग होती है जो कि हमें अपने जीवन के सबसे समीप लगती है। इसमें हमें क्या दिखता है, अपने जीवन की एक छवि दिखाई देती है। यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम समाज और व्यक्ति के विभिन्न स्वरूपों को बहुत करीब से देख सकते हैं। गद्य साहित्य की विधाओं में उपन्यास को सबसे लोकप्रिय माना गया है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें पैराग्राफ राइटिंग की या गद्य राइटिंग की, ठीक है, तो उसमें जो उपन्यास है उसको सबसे लोकप्रिय माना गया है, मतलब सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया है। पद्य मतलब कविता होती है। ठीक है, तो पद्य में जो स्थान महाकाव्य का है वही स्थान गद्य में उपन्यास को दिया गया है, इसीलिए इसे गद्य का महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य की तरह ही उपन्यास भी जीवन का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करता। ठीक है, महाकाव्य की तरह अगर हम बात करें तो जो उपन्यास है ना वो किसी व्यक्ति के जीवन का एक विस्तृत मतलब डिटेल जो इमेज है वो प्रस्तुत करता है, लेकिन इसका तरीका यथार्थवादी है। पुरानी कथाओं, किस्सों और दास्तानों से उपन्यास इसलिए अलग है क्योंकि यह केवल कल्पना या मनोरंजन पर आधारित नहीं होता। ठीक है, जो पुरानी कथाएं हो गई, कोई किस्सा हो गया, ठीक है, या कोई दास्तान किसी के साथ बीतती थी तो वो हो गई, से उपन्यास इन सब चीजों से इसलिए अलग है क्योंकि यह केवल कल्पना या मनोरंजन पर आधारित नहीं होता। आपको उपन्यास में केवल कल्पना किसी के व्यक्ति के द्वारा कोई इमेजिनेशन या फिर जो मनोरंजन है वो तो देखने को मिलेगा ही, साथ के साथ उससे ज्यादा चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। आधुनिक उपन्यास का जन्म ही यथार्थवाद मतलब रियलिज्म, मध्य वर्ग के उदय और छापे खाने मतलब प्रिंटिंग प्रेस के विकास के साथ हुआ। यह जीवन की ऊंची नीची, अच्छी बुरी सभी वस्तुएं परिस्थितियों को हमारे सामने रखता था। जो उपन्यास है उसका जन्म ही हुआ था ताकि यथार्थवाद मतलब जो रियलिज्म है, रियल चीजें हैं वो दिखाई जा सके मध्य वर्ग के उदय के साथ, और जो छापे खाने थे मतलब प्रिंटिंग प्रेस थी उन सब चीजों के साथ इसका उदय हुआ था। उपन्यास में आपको ऊंच नीच, अच्छे बुरे और वास्तविक जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है। महान साहित्यकारों ने उपन्यास को मानव जीवन का चित्र कहा है। इसमें लेखक अपने आसपास के जीवन, समाज की समस्याओं और इंसानी रिश्तों की गहराइयों को लंबी कहानियों के रूप में पिरोता है। ठीक है, जो उपन्यास है उसमें जो लेखक होता है, जो राइटर है, वो अपने आसपास के जीवन को दिखाता है, समाज की जो समस्याएं हैं उन चीजों को हमारे आगे रखता है, और जो इंसानी रिश्ते हैं उनके बीच में जो गहराई होती है उनको एक कहानी के रूप में पिरोता है। सापेक्ष में उपन्यास गद्य में लिखी गई एक लंबी कथा है जो अपने पात्रों और घटनाओं के माध्यम से जीवन के संपूर्ण विस्तार जीवन के संपूर्ण विस्तार को पकड़ने का प्रयास करती है। जो सापेक्ष में अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो जो उपन्यास है वो गद्य में लिखी गई एक लंबी कहानी या कथा है जो कि क्या करता है, पात्र जो कैरेक्टर है और जो उन कैरेक्टरों के साथ घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, उनके माध्यम से
जीवन का जो संपूर्ण है, पूरा पूरा जो जीवन है वो हमें दिखाने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, ये हो जाता है नॉर्मली आपको जो आप कहे एक प्रकार से परिचय वो हो जाता है। फिर उपन्यास तत्वों की समीक्षा। ठीक है, उपन्यास के जो तत्व हैं उनकी हम समीक्षा की बात करें तो किसी भी उपन्यास की रचना कुछ बुनियादी चीजों से मिलकर होती है जिन्हें उपन्यास के तत्व कहा जाता है। ये तत्व उस इमारत के ईंट सीमेंट सरिये की तरह हैं जिनसे मिलकर उपन्यास पूरा ढांचा तैयार होता है। विद्वानों ने मुख्य रूप से उपन्यास को 6 जो तत्व हैं उनमें बांटा है। तो उन 6 तत्वों को हम देखते हैं। पहला आता है कथा वस्तु। ठीक है, कथा वस्तु मतलब प्लॉट, पूरा जो कि हमने बात करी, कहानी में भी एक प्लॉट होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से जैसे ऊपर कहानी में 6 पॉइंट बताए गए थे, कथा या मतलब प्लॉट हो गया या फिर कैरेक्टर और कैरेक्टराइजेशन हो गई, ये सारी चीजें इसमें भी मैच खाती है। ठीक है, कथा वस्तु को उपन्यास का आधार या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से कहानी की घटनाओं को श्रृंखला है। जो प्लॉट है वो कहानी की जो घटनाएं हैं और जो कहानी है उसकी पूरी की पूरी श्रृंखला मतलब लाइन है, जिस पर पूरा उपन्यास जो होता है वो टिका रहता है। उपन्यासकार जीवन के किसी भी क्षेत्र से, चाहे वह इतिहास हो, समाज या राजनीति हो या मनोवैज्ञानिक, अपनी कथा वस्तु चुन सकता है। ठीक है, जो राइटर है या जो उपन्यासकार है, उपन्यास लिख रहा है, वो जीवन के किसी भी हिस्से से, क्षेत्र से कोई भी आप कह सकते हैं कि पार्ट उठाकर कथा वस्तु चुन सकता है। अच्छी कथा वस्तु में रोचकता होती है, सुबोधता होती है, मौलिकता होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। उसका एक तार्किक विकास होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, एक तर्कों के आधार पर विकास होता है। एक आरंभ, एक मध्य, एक अंत। ठीक है, अच्छा जो आप कह सकते हैं कि कथा वस्तु होगा, उसका एक आरंभ होना चाहिए, उसका एक मिडल होना चाहिए जहाँ पे विकास हो रहा है, कुछ चीजें सुलझाव देखने को मिलती है, और आखिर में एक अंत होना चाहिए, मतलब जो प्रॉब्लम है या जो जिसके बारे में वो चीज है वो समाधान होनी चाहिए। उपन्यास की सभी घटनाएं एक दूसरे से तार्किक जुड़ी होनी चाहिए। उपन्यास में जितनी भी घटनाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। दूसरा आता है पात्र और चरित्र चित्रण, जो कैरेक्टर हो गए। ठीक है, और जो उनका कैरेक्टराइजेशन हो गया, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यदि कथा वस्तु उपन्यास का शरीर है तो पात्र उसकी आत्मा है। पात्र वे लोग होते हैं जिनके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है और घटनाएं घटती हैं। ठीक है, पात्र पात्र क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जिनसे कहानी आगे बढ़ती है और उनके द्वारा किए गए कामों से कोई ना कोई घटना घटती है। चरित्र चित्रण का अर्थ है उन पात्रों के स्वभाव, उनकी सोच, उनके गुण और अवगुणों को दिखाना। ठीक है, उन व्यक्तियों को जो भी कैरेक्टर है उसका कैरेक्टराइजेशन हमें पता चलता है उसके बारे में पढ़कर। ठीक है, तो उस वही व्यक्ति का भाव क्या है, स्वभाव कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसके गुण अवगुण क्या है, वो सब चीजें। एक सफल उपन्यासकार वही है जो अपने पात्रों को कागज के पुतले ना बनकर उन्हें जीते जागते मतलब सजीव इंसान के रूप में प्रस्तुत करे। ठीक है, एक अच्छा उपन्यासकार वही है जो अपने कैरेक्टर्स या जो पात्र हैं उनको एक कागज का पुतला ना समझकर या ना बनाकर एक जीते जागते जो इंसान है उसके रूप में हमारे आगे प्रस्तुत करे। पाठक जब उन पात्रों के सुख सुखी और दुख दुखी होने लगे तो समझना चाहिए कि चरित्र चित्रण सफल हुआ। पात्र हमारे जैसे अच्छे बुरे हो सकते हैं, उन्हें वास्तविकता बनाती है। आप समझिए कि एक अच्छा उपन्यासकार वही है या अच्छा राइटर वही है जो कि अपने कैरेक्टर, कहानी में या उपन्यास में दिखाए गए कैरेक्टर को इतना जीवित बना सके कि उसको पढ़ने वाला जो उपन्यास को पढ़ रहा है वो व्यक्ति, अगर वो कैरेक्टर या फिर वो पात्र दुखी है तो दुखी हुए रीडर, और अगर वो सुखी है तो वो सुखी हुए। ठीक है, अगर वो उसकी जो मन की भावना है उन्हें छेड़ पा रहा है कहीं ना कहीं, तो आप एक अच्छे उपन्यासकार हैं, ये उसने बताया है। तीसरा आता है संवाद और कथोपकथन, मतलब डायलॉग्स राइटिंग आ जाती है, तो डायलॉग राइटिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दो पात्रों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, ये एक जरूरी चीज है उपन्यास में। कथा को गति देता है। ठीक है, जो जो बातें लेखक को विस्तार से बतानी पड़ती है संवाद के माध्यम से आसानी से बता दी जाती है और कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। फिर चरित्र चित्रण में सहायक होता है कोई जो आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बारे में हमें पता चलता है उसके द्वारा कही गई बातों से। ठीक है, तो वो सब हम डायलॉग में देख सकते हैं। और फिर आती है रोचकता लाना। संवाद कहानी में नीरस होने से बचाता है। जो संवाद है, बातचीत है, वो कहानी को नीरस मतलब फीका होने से बचाता है। तथा आता है देश काल और वातावरण, सेटिंग और एटमॉस्फेयर भी जरूरी है कि भाई किस जगह पे क्या सिचुएशन में वो उपन्यास लिखा गया है। ठीक, मतलब वो उपन्यास किस जगह पे के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है, उसके साथ साथ कौन सी सिचुएशन है जिसमें वो उपन्यास लिखा गया है। तो वो कोई भी कहानी शून्य में
नहीं घट सकती, ठीक है, कोई भी कहानी जीरो में नहीं घट सकती, उसको आगे जाना ही होगा और कहीं ना कहीं एक अंत आएगा ही। वह किस स्थान, देश या समय काल पर आधारित होती है, वो किसी ना किसी स्थान पर, समय पर आधारित जरूर होती है। देश काल का अर्थ है कहानी किस जगह, किस समय घट रही है, जैसे 1947 के विभाजन के समय लाहौर या आज के समय दिल्ली, ये कहानी का और वातावरण का अर्थ हो जाता है, ये तो समय हो गया, वातावरण का अर्थ हो जाता है उस समय का पूरा माहौल, यानी उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति या परिस्थितियां कैसी हैं, ये। यह तत्व कहानी की स्वाभाविकता और प्रामाणिकता, मतलब ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिसिटी होती है, उस चीज को प्रदान करता है। पाठक को लगता है कि वह उस दुनिया का एक हिस्सा है, ठीक है, जो पढ़ रहा है उसको लगना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर टाइम का क्या है, एक हिस्सा है, वो उससे जी रहा है। तो यही उसकी एक अच्छी चीज होती है। फिर भाषा शैली, भाई आप लैंग्वेज किस प्रकार की यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है, हार्ड कोर लैंग्वेज है, ठीक है, सरल भाषा है, सहज है, स्पष्ट होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो जो उपन्यास है वो पहुंच पाता है। शैली का अर्थ क्या होता है, कहानी को कहने का ढंग, एक ढंग भी तो होता है कहानी को कहने का, तब वो, हर लेखक का अपना एक अलग अंदाज होता है लिखने का। शैली कई प्रकार की हो सकती है, जैसे वर्णनात्मक, जिसमें हम बहुत ज्यादा विवरण दे रहे हैं, ठीक है, आत्मकथात्मक, मतलब हम किसी की आत्मकथा से रिलेटेड कर रहे हैं, और पत्र शैली, जिसमें हम एक लेटर राइटिंग, जैसे मैं किसी को पत्र लिखूंगा, तो मैं जिस वे में वो पत्र लिखूंगा उसी वे में वो पूरा उपन्यास लिखा गया है, ठीक है। तो भाषा और शैली मिलकर ही उपन्यास पे गहरा प्रभाव बनाती है। छठा पॉइंट आता है उद्देश्य। भाई लिखने का उद्देश्य क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये भी है कि भाई क्या है उद्देश्य है, आप किसी के बारे में जीवन का संदेश दे रहे हो, सत्य बता रहे हो, ये सारी चीजें। यह उद्देश्य कोई सामाजिक समस्या, मनोवैज्ञानिक सत्य या जीवन दृश्य हो सकता है। एक अच्छे उपन्यास की विशेषता यह होती है कि उसमें उसका उद्देश्य ऊपर से थोपा हुआ ना लगता हो, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं जिसके अंत में आपको पता है कि आपको कोई चीज बताई जाएगी, परंतु आपको शुरुआत में ही वो चीजें थोप दी जाए, तो वो अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए एक अच्छा उपन्यास वही होता है जिसमें जो उद्देश्य है उसको ऊपर से थोपा ना गया हो, परंतु पूरी कहानी के थ्रू वो उद्देश्य बताया गया हो। लेखक उपदेश नहीं देता, बल्कि घटनाओं और पात्रों प्रस्तुत करता है, जिससे कहानी पढ़ने के बाद मुख्य विचार पाठक के मन में अपने आप स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। कई आपने ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी जिनके अंत में आपको खुद ब खुद ही पता चलेगा कि हाँ, ये इस कहानी का जो सार है, या फिर ये इस कहानी का जो सही पॉइंट है, ये हो सकता है, तो ये चीज, ठीक है। अंत में आप निष्कर्ष लिखेंगे, या इस क्वेश्चन का निष्कर्ष हो जाता है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, पुरस्कार कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। आपकी किताब में पुरस्कार कहानी दी गई है, उस कहानी में जो तत्व बताए गए हैं, ठीक है, उन तत्वों के आधार पर आपको क्या करनी है, उसकी समीक्षा करनी है, उसके बारे में बताना है। तो ये हो जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका क्वेश्चन बनेगा, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें हमने बताया था कि क्या पढ़ना है, तो उसमें आपका तीसरा क्वेश्चन आपकी किताब में से एक चैप्टर को उठाया जाएगा, उसमें से आपकी कहानी पूछी जाएगी, ठीक है, उसमें से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बात करें आंसर के बारे में कि आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे परिचय, उसके बाद आप लिखेंगे जो 6 पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं जो कहानी के तत्व हैं, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और फिर आखिर में आप निष्कर्ष लिखेंगे। परिचय में आप बताएंगे, श्री जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। वे एक महान कवि होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट कथाकार भी थे। पुरस्कार उनकी सबसे चर्चित और सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी में से एक है, ठीक है। पुरस्कार लिखी गई थी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है, और ये उनकी सबसे, आप कह सकते हैं कि चर्चित, मतलब चर्चा करी गई कहानी और सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी गई है। ये कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक द्वंद की कहानी है, ठीक है। ये जो कहानी है केवल एक प्रेम कथा नहीं है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसमें रोमांटिकली चीजें ही नहीं है, बल्कि इसमें द्वंद, एक दो, आप कह सकते हैं ना कि द्वंद देखा गया है, वो सब चीजें देखने को मिलती है। यह द्वंद एक व्यक्ति के निजी प्रेम और उसके अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के बीच है। अब समझिए, ये जो द्वंद है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि कंपटीशन हम कह सकते हैं, या फिर एक दूसरे के बीच में घमासान, तो ये एक व्यक्ति के निजी प्रेम, मतलब उसका पर्सनल, जो आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रेम है, उसको उसके बीच में, और उसी का जो राष्ट्र, मतलब देश के प्रति जो प्रेम है, ठीक है, उसके बीच में है, कि एक व्यक्ति खुद से जो, आप कह सकते हैं कि निजी प्रेम और राष्ट्रीय के प्रति जो प्रेम है, इनके बीच में ये द्वंद दिखाया गया। पुरस्कार कहानी का मुख्य पात्र जो है वो मधुलिका है, जो अपने राष्ट्र कौशल से प्रेम करती है, ठीक है, मतलब फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है मधुलिका, और वो अपने देश
राष्ट्र कौशल से क्या करती है, प्रेम करती है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके एक ऐसे व्यक्ति मतलब मगध के राजकुमार अरुण से प्रेम हो जाता है जो उसके राष्ट्र पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। अब समझिए, ठीक है, कि मधुलिका जो मधुलिका जो है वो अपने देश से बहुत प्रेम करती हैं, राष्ट्र कौशल से बहुत प्रेम करती हैं, बट उनको एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम होता है जो कि है मगध के राजा, मगध के राजकुमार अरुण, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, उनके ही देश पर आक्रमण करने की प्लान बना रहा है, योजना बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत प्रेम हो गया कि भाई जो मधुलिका है वो राजकुमार से प्रेम करती है, तो वो व्यक्तिगत प्रेम हो गया, परंतु वो अपने देश से भी प्रेम करती हैं, तो वो अपने देश के ऊपर होते हुए आक्रमण को नहीं देख सकती। तो ये चीजें हैं। मधुलिका का पूरा संघर्ष इसी मानसिक कश्मकश पर आधारित है कि वह अपने प्रेम को चुने या अपने देश को। ठीक है, ये जो पूरी कहानी है इसी चीज के बीच में चलती रहती है कि भाई वो किसको चुने, वो अपने प्रेम को चुने या फिर अपने देश को चुने, इस चीज के ऊपर। इस कहानी में प्रसाद जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में त्याग, बलिदान, कर्तव्य और राष्ट्रवाद के आदर्शों को बहुत ही कलात्मक ढंग से जो है प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इसी कहानी में आप कह सकते हैं कि भाई जो प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद, उन्होंने भाई चित परिचित अंदाज में त्याग, बलिदान, कर्तव्य, इन सब चीजों को ना कहानी में प्रस्तुत किया है। तो ये आपका परिचय हो जाता है कहानी के बारे में। कहानी के तत्वों के आधार पर हम पुरस्कार का जो है उसकी समीक्षा करते हैं, तो हम देखते हैं कि तत्व क्या क्या आ जाता है। पहला आ जाता है कथा वस्तु, मतलब प्लॉट आ जाता है। काफी बड़ा टॉपिक है तो हम इसको मेनली फटाफट ऊपर ऊपर से समझ के चलते हैं, फिर बाकी आप इनको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, कहानी की कथा वस्तु या कहानी का जो प्लॉट है बहुत ही सीधा और नाटकीय है। कहानी की शुरुआत कौशल राज्य के एक अनूठे कृषि उत्सव से होती है, जहां राजा स्वयं एक दिन के लिए किसान बनकर हल चलाते हैं। इस उत्सव के लिए राज्य के वीर सिपाही सिंहमित्र की बेटी मधुलिका का खेत चुना जाता है। मधुलिका उत्सव के बाद राजा द्वारा दी जाने वाली खेत की कीमत मतलब पुरस्कार को यह कहकर ठुकरा देती है कि उसके पूर्वजों की भूमि है और उसे बेचना अपराध है। यह घटना इतनी स्वाभिमानी चरित्र दिखती है। कहानी का मोड़ तब आता है जब मधुलिका की मुलाकात मगध के निर्वासित राजकुमार अरुण से होती है। अरुण उससे प्रेम करने लगता है, मधुलिका भी उसकी ओर आकर्षित होती है। अब समझिए कि कहानी का जो प्लॉट है वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई एक कृषि उत्सव या आप कह सकते हैं कि खेती से रिलेटेड एक फेस्टिवल होता है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, जहां राजा स्वयं एक दिन के लिए क्या करता है, किसान बनता है और खेत में हल चलाने का काम करता है। उसके बाद भाई इस काम के लिए वीर सिपाही, एक सिपाही थे सिंहमित्र, उनकी बेटी मधुलिका का खेत को चुना जाता है कि भाई मधुलिका के खेत में खेती की जाएगी, हल चलाया जाएगा राजा के द्वारा। ठीक है, बट राजा जब चला लेता है हल, उत्सव खत्म हो जाता है। उत्सव के बाद राजा उस जमीन को खरीदने के लिए या उसकी कीमत देता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पुरस्कार। तो मधुलिका इस चीज को यह कहकर पुरस्कार या उस पैसे को यह कहकर ठुकरा देती है कि भाई ये जमीन जो है वो मेरे पूर्वजों की है, मेरे एंसेस्टर्स की है, मैं इसको नहीं बेच सकती, इसको बेचना अपराध है। ठीक है, तो ये हो जाता है। यह घटना उसका स्वाभिमानी चरित्र दिखाती है। ये घटना क्या दिखाती है कि उसको अपनी जमीन ज्यादा प्यारी है इंस्टेड ऑफ राजा के द्वारा दी गई वो पैसा। ठीक है, उसका स्वाभिमान उसके लिए ज्यादा जरूरी है, ना कि वो पैसा, ठीक, जो कि राजा दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका स्वाभिमान दिखता है। कहानी में मोड़ तब आता है कि जब मधुलिका जो होती है उसकी मुलाकात होती है मगध के निर्वासित राजकुमार अरुण से, और अरुण और मधुलिका एक दूसरे से आकर्षित होकर प्रेम करने लगते हैं। कई वर्ष बाद जब मधुलिका गरीबी में जी रही होती है तब अरुण वापस आता है। मधुलिका का के प्रेम का उपयोग अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा के लिए करना चाहता है। ठीक है, वापसी फिर क्या होता है, राजा कई वर्षों बाद वापसी आता है। कौन आता है, अरुण वापस आता है और आके कहता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भाई पॉलिटिकली यूज करना चाहता है उनके प्रेम का, ताकि वो हमला कर सके उन्हीं के देश पर। वह मधुलिका से राजा के पास जाकर पुरस्कार के रूप में राज्य की दक्षिणी सीमा का बंजर जमीन मांगने को कहता है, ताकि वह वहां पर अपने सैनिकों के साथ कौशल पर आक्रमण कर सके। ठीक है, आप समझिए, वो मधुलिका को कहता है राजकुमार अरुण कि भाई जाइए राजा के पास और पुरस्कार के रूप में, जो कि आपने कई टाइम पहले ठुकरा दिया था, वो पुरस्कार के रूप में आप दक्षिण की एक बंजर जमीन को मांग लीजिए, ताकि वहां पे जो अरुण है वो अपने सैनिकों को रख सके आक्रमण करने के लिए कौशल पर। ठीक है, कौशल जो कि राज्य का नाम है जहां पे मधुलिका रहती है। ठीक है, कौशल पर आक्रमण कर सके उस जमीन से, ये उन्हें कहता है। कहानी का चरम
मधुलिका के अंतर्द्वंद में है, ठीक है। अब जो कहानी आती है वो यहाँ से है कि भाई मधुलिका के मन में ही अब लड़ाई चल रही है, लड़ाई छिड़ चुकी है कि भाई वो अपने प्रेम को चुने या अपने देश को, ये चीज। अंत में वह अपने राष्ट्रभक्त पिता की बेटी होने का कर्तव्य निभाती है और राजा को अरुण के षड्यंत्र के बारे में बता देती है, अरुण पकड़ा लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये हो जाता है कहानी का एक पहला प्लॉट कि भाई आखिर में क्या होता है। भाई वो राजा को बता देती है कि भाई अरुण जो है वो दूसरे राज्य के राजकुमार इस राज्य पे मतलब कौशल पे आक्रमण करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं ये काम करूं। तो अंत में भाई अरुण को पकड़ लिया जाता है और सारी चीजें उसके बाद की दिखाई गई हैं, ठीक है। दूसरे में आता है पात्र और चरित्र चित्रण, कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे गिने चुने कैरेक्टर ही है, मधुलिका है, अरुण है और कौशल नरेश मतलब जो राजा है। मधुलिका क्या है भाई, मधुलिका के इर्द गिर्द में पूरी की पूरी कहानी घूमती है। वो स्वाभिमानी है, उनका स्वाभिमान उनके लिए ज्यादा जरूरी है। फिर साहसी है, सच्ची प्रेमिका है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर वो देशभक्त भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, अच्छी हैं, और वो अपने देश के लिए ही चीजें करना चाहती हैं, देश प्रेमी है, ये सारी चीजें। फिर अरुण आ जाते हैं, वह कहानी में नायक या खलनायक के रूप में दिखाए गए हैं, जो कि महत्वाकांक्षी राजा है, जो कि क्या करना अपने राज्य को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह मधुलिका के प्रेम का चतुराई से उपयोग करना चाहता है तथा निजी जो स्वार्थ है उसको निकालना चाहता है। वहीं राजा आते हैं, कौशल देश के राजा आ जाते हैं, ठीक है, जो न्यायप्रिय राजा है और जो मधुलिका के त्याग का सम्मान भी करते हैं। तो ये हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है भाई संवाद या डायलॉग की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे छोटे छोटे डायलॉग भी हैं कहानी में, पूरी कहानी में आपको देखने को मिल जाते हैं। हमेशा छोटे, गहरे और अर्थ वाले नाटकीय हैं। इस कहानी के संवाद पात्रों के चरित्र को उभारने का काम करते हैं, ठीक है। इस कहानी में जितने भी कॉन्वर्सेशन या फिर डायलॉग्स दिखाए गए हैं ना, वो बताते हैं कि जो कैरेक्टर है वो कितना मतलब होता है कि कैरेक्टर को जीवित करने के लिए उसके द्वारा बोले गए शब्द जरूरी होते हैं। तो यही वो चीज है कि भाई चरित्र को उभारने का काम करते हैं जो संवाद हो रहा है। जब मधुलिका राजा से जमीन का मूल्य लेने से इनकार करती है तो उसका स्वाभिमान उस डायलॉग में देखने को मिलता है। कहानी का सबसे प्रभावशाली संवाद अंत में होता है जब राजा मधुलिका से उसका पुरस्कार मांगने को कहता है, तो वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है प्राणदंड। यह एक शब्द का संवाद पूरी कहानी का अविस्मरणीय ऊंचाई पर ले जाता है। अब समझिए कि देखिए इस चीज को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं अगर आप यहां तक आए हैं वीडियो में, कि मधुलिका क्या करती है। जब भाई राजा उनसे कहता है कि आप पुरस्कार मांगो दोबारा से, जब वो राजा मधुलिका राजा को जाके बता देते हैं कि भाई अरुण ये चीजें कर रहा है, ठीक है, और वो आक्रमण करने के लिए जमीन मांग रहा है। बट राजा जब उन्हें पकड़ लेता है तो मधुलिका को फिर से कहा जाता है कि कुछ मांग लो, पुरस्कार मांग लो, आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो वो अरुण के पास जाकर खड़ी होती है और बोलती है प्राणदंड, मतलब इनको जो दंड मिलना चाहिए वो इनके प्राण होने चाहिए, ठीक है। ये शब्द जो है पर्टिकुलर कहानी है, ये पर्टिकुलर डायलॉग, ये बात इस कहानी को बहुत ही ज्यादा ऊंचाई तक ले जाती है। क्यों? क्योंकि इस जगह पर उनको क्या दिखाई देता है, इस जगह पर दिखाई देता है हमें कि भाई वो अपने देश से कितना प्रेम करती हैं, ठीक है। मतलब ये डायलॉग बाजी है बट वो ये दिखाता है कि वो अपने देश से कितना प्रेम करती हैं, कि अगर कोई व्यक्ति उनके देश को हानि पहुंचाना चाहता है, आक्रमण करना चाहता है, तो वो उसके लिए पुरस्कार के रूप में भी प्राणदंड मांग सकती है। इंस्टेड ऑफ कि वो गरीबी में जी रही थी, वो गरीबी में ही थी, ठीक है, वो कुछ और मांग सकती थी, पैसा रुपया बहुत कुछ मांग सकती थी, बट उन्होंने मांगा क्या, मांगा प्राणदंड, ठीक है। तो ये चीज पर्टिकुलर चीज उस चीज को कहानी में बहुत ऊपर तक ले जाती है। यह दिखाता है कि राष्ट्र का कर्तव्य तो पूरा किया, पर वे अपनी प्रेमिका होने का दंड भी स्वयं के लिए मांग लिया। अब दूसरा दूसरा इस चीज में क्या है कि राष्ट्र का तो कर्तव्य पूरा करा, राजा को ये बताकर कि अरुण हमला करना चाहते हैं, जमीन मांग रहे हैं मेरे कहने पर, ठीक है। अब इतना हो जाता है, पर जो प्रेमिका होने का दंड है, प्रेमिका होने का दंड मतलब उन्होंने प्रेम एक ऐसे व्यक्ति से किया, एक ऐसे व्यक्ति से किया जो कि उनका फायदा उठाना चाहता है, उनके देश पर हमला करना चाहता है। तो इस चीज के लिए वो खुद को भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि गलत मानती हैं और अपने लिए उस व्यक्ति की प्राणदंड मांगती है। मतलब जब वो व्यक्ति मर जाएगा तो वो जीवन भर उस व्यक्ति के, आप होता है ना कि भाई कोई दिल का व्यक्ति चला जाता है, ठीक है, तो काफी ज्यादा चीजें वो हो जाती हैं। तो वो खुद के लिए ही वो मांग रही है कि भाई ये व्यक्ति मर जाएगा, मैं इसके वियोग में ही जीवन भर काटूंगी। तो वो खुद के लिए भी दंड स्वयं मांग लिया, ठीक है, ये हो जाता है। चौथा पॉइंट आता है देश काल और वातावरण, मतलब सेटिंग और एटमॉस्फेयर किस प्रकार का है। तो प्रसाद जी शब्दों अगर हम बात करें, प्रसाद जी ऐतिहासिक वातावरण बनाने में माहिर है। कहानी प्राचीन भारत के कौशल राज्य पर घटित है। प्रसाद जी ने अपने शब्दों के माध्यम से उस युग को एक सजीव चित्र खींचा है। कहानी की शुरुआत कृषि उत्सव का वर्णन करते
वर्णन से होती है, उस समय रीति रिवाज और संस्कृति को दिखाते हैं अपनी कहानी के अंतर्गत। जो प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, वो अपनी कहानी को बनाने में बहुत माहिर है, वातावरण को उस हिसाब से, मतलब जिस टाइमलाइन में वो कहानी एग्जिस्ट करती है उस टाइमलाइन को बनाने में वो माहिर है। ठीक है, ये कहानी बेस करती है प्राचीन का भारत में, और वहां पे कौशल राज्य के आसपास ये कहानी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत ही होती है वही कृषि उत्सव से होती है। रीति रिवाज कहानी में देखने को मिलते हैं। जब मधुलिका अपने द्वंद से गुजर रही होती है, तब प्रकृति, मतलब जैसे रात का अंधेरा, तूफान भी उनके मन की स्थिति को दर्शाता है, और छायावादी कौशल की विशेषता, यही चीज क्या है, ये छायावादी कौशल की एक मुख्य विशेषता है। ये हो जाता है आपका चौथा पॉइंट। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता है भाई, हम बात करें तो भाषा शैली आ जाती है। भाषा शैली आ जाती है, लैंग्वेज और स्टाइल की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी की भाषा सुबद्ध, साहित्यिक और संस्कृतनिष्ठ, मतलब तत्सम प्रधान खड़ी बोली होती है। ठीक है, उनकी भाषा आम चौर, भाषा जो है आम बोलचाल की नहीं बल्कि कथ्यात्मक गद्य का बेहतरीन नमूना है। ठीक है, वो प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई जो कहानी है, जैसे कि अगर हम इसी कहानी की बात करें, तो इस कहानी में जो भाषा यूज की गई है वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि नॉर्मल बोलचाल वाली भाषा है, नहीं, वो थोड़ी काव्यात्मक, मतलब कविताओं के रूप में, कहानी के रूप में उस हिसाब से भाषा का यूज किया गया है। शैली वर्णनात्मक और भावनात्मक है। जो शैली है वो वर्णनात्मक है, मतलब वर्णन करा गया है, और भावनात्मक, उसमें भावनाएं भी बताई गई हैं। प्रसाद जी घटना का सिर्फ वर्णन नहीं करते बल्कि पात्रों के मन के भीतर के भाव और द्वंद को भी गहरा विश्लेषण करते हैं। कहानी में एक उदासी और गंभीरता शुरू से ही अंत तक बनी रहती है, जो इसे एक मर्मिक कहानी भी बनाती है। ठीक है, जो कहानी है उस कहानी में शुरुआत से ही उदासीता और गंभीरता देखने को मिलती है। ठीक है, और ये एंड तक चलती है। फिर कहानी का पर्पस क्या है, एंड में उद्देश्य लिखने, आखिरी पॉइंट बनता है उद्देश्य। तो इस कहानी का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। प्रसाद जी यह संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्र प्रेम हमेशा व्यक्तिगत प्रेम या निजी स्वार्थ से ऊपर होता है। ठीक है, देश के प्रति हमारा जो प्यार है वो हमारे निजी प्यार से, हमारे व्यक्तिगत प्यार से बहुत ज्यादा ऊपर है। ठीक है, हम, आप मान सकते हैं कि टॉप, सबसे ऊपर हमें एक ही चीज को लेना चाहिए, वो है हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम। देश के प्रति हमारा कितना प्रेम है वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे सब कुछ आता है। तो मधुलिका के बलिदान के माध्यम से लेखक ने कर्तव्य और प्रेम को एक ऊंचा स्थान दिया। यह कहानी पाठकों के मन में देशभक्ति के त्याग की भावना जगाती है। साथ ही यह भी दर्शाती है कि अपने आदर्शों के लिए इंसान को बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। ठीक है, अगर व्यक्ति अपने आदर्शों को फॉलो करता है ना, तो एक टाइम आता है कि उसको बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अगर व्यक्ति अपने आदर्शों को छोड़ देता है तो फिर उसके लिए कुछ भी करना कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, सामने वाला क्या कह रहा है वो सारी चीजें कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आदर्शों की, तो यहाँ पे कहानी में आदर्श को अगर हम देखें तो उसका स्वाभिमान उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मधुलिका का स्वाभिमान उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पैसे के मुकाबले, पैसे के बदले अपनी जमीन को ही रखना चाहा, इंस्टीट्यूट की वो पैसा लेना चाहती थी। ठीक है, दूसरी बार में अगर हम बात करें तो उन्होंने भाई, और उनके लिए वो, आप कह सकते हैं कि भाई उन्हें काल कोठरी में डालने का भी वो दे सकते थे, पर उन्होंने प्राण दंड मांगा। ठीक है, क्योंकि वो उनके देश के ऊपर हमला करना चाहता था। ठीक है, तो आदर्श सबसे ऊपर है, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, और इसके लिए बड़ी बड़ी कीमतें भी चुकानी पड़ती हैं। आप में आखिर में आपका आंसर में निष्कर्ष देखने को मिल जाता है। ये हमारा निष्कर्ष है। पुरस्कार कहानी शिल्प और संवादों, संवेदना दोनों ही पर स्तर पर कलाजीय रचनी है, रचना है। यह कहानी तत्वों की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरती है। ठीक है, ये जो कहानी है वो तत्वों की जो कसौटी है उसके ऊपर पूरी तरह से उतरती है, हर एक जगह पर। ठीक है, मतलब जो भी तत्व होने चाहिए कहानी में वो सारे देखने को मिलते हैं। कहानी का अंत भी एक देखने को मिलता है, कहानी को मिडल में कुछ नहीं छोड़ा गया। ठीक है, कहानी में हमें अब भावनात्मक चीजें भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने मधुलिका जैसे एक अमीर अमर चरित्र की रचना की, जो अपने अंतःद्वंद और आत्म बलिदान के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। यह कहानी न केवल राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाती है बल्कि प्रेम और कर्तव्य के बीच में संतुलन साधने और मानवीय पीड़ा को भी गहराई से व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये जो कहानी है, ऐसा नहीं है कि ये केवल हमें देश के प्रति बताती है, ये हमें बताती है प्रेम और कर्तव्य के बीच में संतुलन किस तरह बनाए रखना चाहिए, और मानवीय पीड़ा जो है उसको व्यक्तिगत रूप से हमें दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा अगला अथवा वाला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि ऐसी होली खेलो लाल कहानी के प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये जो कहानी है इसका क्या प्रतिपाद्य निकल कर आता है, इसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, आंसर में आप सबसे पहले भूमिका को लिखेंगे, आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन जो होता है कहानी के बारे में वो लिखेंगे। ऐसी होली खेलो लाल
एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित अत्यंत वीर, मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी है। ये जो कहानी है ये आप कह सकते हैं कि पुराने टाइमलाइन में स्थित है और अत्यंत वीर, मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी है जो कि हमें प्रेरणा देती है। ये कहानी हमें होली के उस स्वरूप से परिचित करती है जो रंग और गुलालों से नहीं बल्कि देश की आन बान और शान के रक्त के लिए रक्त से खेली जाती थी। ठीक है, ये जो होली की यहाँ पर बात की जा रही है ये गुलाल की होली जो कि हम आजकल खेलते हैं उसकी बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है देश की आन बान और शान के लिए खून से खेली गई या फिर रक्त से खेली गई होली। कहानी का मुख्य जो प्रतिपाद्य है, केंद्रीय भाव या आप कह सकते हैं कि जो सेंटर में आप कह सकते हैं कि मनोभावना है वो राष्ट्रीय प्रेम की सर्वोचित और मातृभूमि की रक्षा के लिए व्यक्तिगत सुख, प्रेम और यहाँ तक कि अपने प्राणों को निछावर कर देने की महान आदर्शों पर स्थापित है। ठीक है, इसमें जो आप कह सकते हैं कि कहानी के बिल्कुल सेंटर में जो व्यक्ति की भावना है, इमोशनल है, वो किस इमोशंस है, वो किस चीज को लेकर है, वो देश के प्रेम को लेकर है, राष्ट्र प्रेम की सर्वोच्चता, मतलब राष्ट्र प्रेम सबसे ऊपर है और मातृभूमि की रक्षा के लिए व्यक्तिगत सुख और प्रेम को छोड़कर लोग अपने प्राणों को भी निछावर करने के लिए जंग में जा रहे हैं। ये उन महान आदर्शों पर स्थापित कहानी है। यह कहानी लगभग 400 साल पुरानी मेवाड़ के गौरवशाली अतीत को दर्शाती है। वहां के वीर राजपूतों ने विदेशी आतंका आक्रांताओं के सामने घुटने टेकने के बजाय मर मिटने बेहतर समझा। कहानी का पूरा ताना बाना बलिदान, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, इस कहानी में आप कह सकते हैं कि भाई ये 400 साल पुरानी मेवाड़ के ऊपर है जहाँ पे गौरवशील अतीत के बारे में बात की गई है। वहां के जो वीर राजपूत थे उन लोगों ने भाई जो अंग्रेज या फिर हम कहें कि जो विदेश से आए हुए आक्रमणकर्ता थे जिन्होंने यहाँ पे आके आक्रमण किया, ठीक है, उनके सामने झुकने की बजाय उनको सामने झुकने की बजाय मर मिटने का उन्होंने वो तय किया था। कहानी का पूरा ताना बाना जो है बलिदान, वीरता और कर्तव्य निष्ठा के इर्द गिर्द घूमता है। यह कहानी इस गहरे संदेश को रेखांकित करती है कि जब देश का सम्मान और उसकी स्वतंत्रता दांव पर लगी हो तब व्यक्तिगत प्रेम और जीवन का मोह सब कुछ गौण हो जाता है। अब समझिए कि इसमें ये जो बताया गया, इस कहानी में एक संदेश दिया गया, एक मैसेज दिया गया है कि अगर आपके देश का सम्मान या उसकी स्वतंत्रता को दांव पे लगी हुई है ना, तो उस समय आपके द्वारा किया गया जो व्यक्तिगत प्रेम है, ठीक है, या फिर आपके जीवन का जो मोह है, आप अच्छी जीवन जीना चाहते हो, ये सब चीजें बेकार हो जाती हैं अगर आपका जो देश है उसका सम्मान और स्वतंत्रता दांव पर लगी है और आप लोग इन चीजों के ऊपर भाग रहे हो, तो ये सब बेकार है। ये चीजें बताई गई थी इस कहानी के अंतर्गत। आगे बढ़े तो यहाँ पे ना आप कह सकते हैं कि पॉइंट में हमने आंसर को एक्सप्लेन किया है, जो प्रतिपाद्य पूछा गया था वो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कहानी का प्रतिपाद्य मुख्य बिंदुओं में इस प्रकार है कि ऐसी होली खेलो लाल। कहानी के प्रतिपाद्य में हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उसे समझ सकते हैं। पहला आता है राष्ट्रीय प्रेम की सर्वोच्चता। इस पॉइंट को पढ़ के ही समझ आ रहा है कि भाई राष्ट्रीय प्रेम जो है वो सबसे सर्वोच्च है। उस उसके नीचे सब कुछ आ सकता है, उससे ऊपर कुछ नहीं जा सकता। आप राष्ट्रीय प्रेम से ऊपर अपने खुद के जीवन को, अपने अच्छे लाइफस्टाइल को, अपने अच्छे प्रेम को, किसी व्यक्तिगत प्रेम को नहीं रख सकते। आपको राष्ट्रीय प्रेम सबसे ऊपर रखना चाहिए, ये सर्वोच्च है। ठीक है, कहानी का मूल प्रतिपाद्य राष्ट्रीय प्रेम की सभी मानवीय भावनाओं से ऊपर रखना है। कहानी में एक तरफ मेवाड़ के राजा है जो मुगलों से संधि कर आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गए, वहीं दूसरी तरफ ठाकुर कृपाण सिंह है। ठीक है, कृपाण सिंह है, युवक महासिंह है और युवती पद्मा जैसे पात्र हैं जिनके लिए राष्ट्र का सम्मान सबसे ऊपर है। ठीक है, क्या बताया गया यहाँ पे मेवाड़ के राजा है, उन्होंने भाई मुगलों के साथ जो है वो संधि कर ली और आत्मसमर्पण कर दिया कि जी भाई हम आत्मसमर्पण करते हैं और हम लोग आपसे एक प्रकार से संधि कर लेते हैं कि आप हम पे आक्रमण करके हमारा राज्य वाज्य मत छीनिए। इस प्रकार से चीजें हुई। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी राजा है, ठीक है, जिसमें पद्मा आ जाते हैं, फिर कृपाण सिंह आ जाते हैं, फिर महासिंह आ जाते हैं, तो ये लोगों ने राष्ट्र प्रेम को सबसे ऊपर रखा। ठीक है, वे गुलामी की जिंदगी जीने की अपेक्षा वीरता से लड़ते हुए मर जाना या शहीद होना बेहतर समझते थे। जब महासिंह और पद्मा एकांत में मिलते हैं तब वे अपने निजी प्रेम की बात नहीं करते बल्कि उनका एकमात्र लक्ष्य देवपुर की रक्षा करना है। ठीक है, जब पद्मा और जो उनके साथ जो है महासिंह वो जब अकेले में मिलते हैं तो वो इस बात की बात नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, उस तरह से रिलेटेड निजी प्रेम की बात नहीं करते। वो बात करते हैं या उनका लक्ष्य जो होता है वो एकमात्र लक्ष्य है कि देवपुर की रक्षा करना, देवपुर को सुरक्षित रखना मुगलों से। यह दर्शाता है कि उनके लिए व्यक्तिगत भावनाएं राष्ट्र प्रेम के बाद आती है। ये पॉइंट ये चीज दर्शाता है। दूसरा पॉइंट आता है वीरता और बलिदान का आदर्श। कहानी का शीर्षक ही
उसके प्रतिपाद्य को स्पष्ट कर देता है। ऐसी होली खेलो लाल, यह गीत जो कहानी में बार बार आता है, वीरों के बलिदान के प्रति करने वाले ओजस्वी आवाहन है। ये जो ये एक गीत है, कहानी का जो नाम है ऐसी होली खेलो लाल, ये एक गीत है जो कि पूरी कहानी में बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी में जो दोहराया जाने वाला गीत है, वीरों के बलिदान के लिए वीरों को बलिदान के लिए प्रेरित करने वाला एक गीत है। यह होली रंगों की नहीं बल्कि कराल करवाल मतलब भयानक तलवारों से खेली जाने वाली है। कहानी का यह केंद्रीय भाव है, या आप कह सकते हैं कि केंद्रीय में जो भावना है कहानी की वो ये है कि मातृभूमि की रक्षा एक यज्ञ के समान है, जिसमें हर देशवासी को अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि अगर आपके मतलब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो वो जो मातृभूमि की रक्षा करना है वो एक यज्ञ है, जिसमें उस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल जीवन या फिर पर्सनल लाइफ को बचाने के लिए। ठीक है, आपको खुद को जो आपका देश है उसको सबसे सर्वोच्च रखना होगा, और अगर उसको आपकी जरूरत है, आपके देश को आपकी जरूरत है, तो आपको उसको उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहना होगा, ये है। ठीक है, पद्मा और मानसिंह का बलिदान इसी आदर्श की परिकाष्ठा है। वे अपने वे अपने जान देकर यह साबित करते हैं कि देश के लिए मर मिटना कोई बड़ा धर्म नहीं है। ठीक है, वो क्या बताते हैं, वो खुद को मतलब अपनी जान देकर मर मिट जाते हैं देश के लिए, तो वो क्या संदेश देते हैं कि ये साबित करते हैं कि देश के लिए मर मिटने से बड़ा धर्म नहीं है। ठीक है, अगर आप अपने देश के लिए मर मिट रहे हैं तो उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। ठीक है, आप शायद देश के अंदर रहकर बाकी सारे काम कर सकते हो, परंतु अपने देश के लिए मर मिटना सबसे ऊंचा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं, तो ये पॉइंट बताता है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, व्यक्तिगत प्रेम का राष्ट्रीय प्रेम में विलय। यह कहानी का सबसे सशक्त पक्ष है। ठीक है, ये जो कहानी हमने पूरी बात कही, इसका सबसे जो पक्का आप कह सकते हैं कि पॉइंट है वो ये है कि व्यक्तिगत प्रेम का राष्ट्रीय प्रेम में विलय हो जाता है। महासिंह और पद्मा एक दूसरे से अगाध प्रेम करते हैं और उनका विवाह होना तय है, लेकिन जब युद्ध का संकट आता है तो वे अपने प्रेम को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं। उनका प्रेम उनके राष्ट्रीय कर्तव्यों के आड़े नहीं आता, बल्कि दोनों एक दूसरे को मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये आप कह सकते हैं कि इस समय तो थोड़ी कम है। ठीक है, इस समय मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो कई लोग अपने पर्सनल लाइफ को ही ज्यादा मैटर करते हैं इंस्टेड ऑफ कि आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। बट उस समय जब देश प्रेम सबसे सर्वोच्च था, तो ये अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय जब दो व्यक्तियों की शादी होने वाली थी, ठीक है, पद्मा और जो मान सिंह है उनकी शादी होने वाली थी, स्टिल जब देश के ऊपर संकट लहराया तो उन्होंने अपने प्रेम को आड़े आने नहीं दिया, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को प्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे कि अपने देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है। इस तरह से वो बताते थे। कहानी का चरम बिंदु जो है, जो कहानी का जो क्लाइमैक्स है, तब आता है जब रण क्षेत्र में दोनों शत्रुओं से घिर जाते हैं। उस पल पद्मा महासिंह से कहती हैं कि वह अपनी तलवार से उसके माथे पर वीर वार करके उसे रक्त सिंदूर लगा दे और अपनी पत्नी बना ले। उनका यह विवाह अग्नि को नहीं बल्कि रणभूमि को साक्षी मानकर होता है। इस प्रकार उनका व्यक्तिगत जो प्रेम है राष्ट्रीय प्रेम के महायज्ञ में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है कि जब ये कहानी का क्लाइमैक्स इस तरह से बताया गया है, या हम कहें कि जो ये गीत है उसमें जो क्लाइमैक्स आता है वो इस प्रकार से आता है कि वो दोनों पद्मा और महासिंह जब युद्ध में होते हैं, आप कह सकते हैं कि जंग के बीच में होते हैं, तब वो लोग घिरे होते हैं दुश्मनों से। तब पद्मा कहती है कि महासिंह से कि आप अपनी तलवार से मेरे माथे पर निशान बनाकर, या आप कह सकते हैं कि आप होता है कि वार करके मेरे को रक्त सिंदूर लगा दो और मैं आपकी पत्नी बन जाती हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से वो उनकी पत्नी बनती है। और ये जो विवाह होता है ये अग्नि का साक्ष्य नहीं बल्कि रणभूमि उसके साक्ष्य मानकर होता है। ठीक है, रणभूमि को साक्ष्य मानकर होता है, ना कि अग्नि को, क्योंकि वो लोगों के पास उस प्रकार की सिचुएशन नहीं थी कि वो शादी करे, और ना ही उन्हें देश प्रेम से, आप कह सकते हैं ना कि देश प्रेम को शादी को देश प्रेम से ऊपर रखना था, इसीलिए वो लोग रणभूमि में जाते हैं, फिर वहां पे वो ये सारी चीजें होती हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत प्रेम क्या होता है, महायज्ञ में विलीन हो जाता है, जो कि राष्ट्र प्रेम के प्रति है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट को हम देखते हैं तो स्वतंत्रता और
असीमता की रक्षा। कहानी का प्रतिपाद्य यह भी है कि गुलामी का जीवन मृत्यु से भी भयंकर होता है। ठीक है, कहानी का जो प्रतिपाद्य निकल कर आता है वो क्या होता है कि भाई अगर आप गुलामी का जीवन जी रहे हैं ना, तो वो मृत्यु से भी ज्यादा बेकार है या भयंकर है। ठाकुर कृपाण सिंह अपने भाषण में स्पष्ट कहते हैं कि यदि हम परायों के अधीन हो गए तो यह पुण्य भूमि अत्याचार और अनाचार का केंद्र बन जाएगी। ठीक है, जो कृपाण सिंह है वो क्या बताते हैं, ठाकुर कृपाण सिंह, कि अगर हम परायों के भीतर हो गए, मतलब अधीन हो गए, जो विदेशी आए हैं अगर हम उनके अधीन रहकर जीवन जीने लगे, तो जो यह पुण्य भूमि अत्याचार और नवाचार का केंद्र बन जाएगी। जिस भूमि पे अभी हम जीवन जी रहे हैं, ठीक है, वो भूमि क्या बन जाएगी, अत्याचार और अनाचार का एक केंद्र बन जाएगी। यह लड़ाई केवल जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि अपने असीमता मतलब पहचान, अपने सम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ी जा रही है। ठीक है, वो क्या बताते हैं कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, ये केवल हम जमीन के टुकड़े के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि वो हमारे जमीन पे टुकड़े पे कब्जा कर लेंगे, नहीं, इसके लिए नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं असीमता मतलब अपनी पहचान के लिए, अपने सम्मान और अपने स्वतंत्रता के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कहानी के पात्र किसी भी कीमत पर अपनी को स्वतंत्रता और जो पहचान है उनको नहीं खोना चाहते थे। वे ये संदेश देते हैं कि अपनी आजादी की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है, जिसके लिए कोई भी मूल्य चुकाना पड़े वह कम है। ठीक है, वो क्या बताते हैं कि कहानी मतलब संदेश दिया जाता है कि अगर आपको अपनी आजादी की रक्षा करने के लिए, ठीक है, कोई भी कर्तव्य करना, कोई भी काम करना पड़े, कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, कोई भी आप कह सकते हैं कि कॉस्ट हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वो करना पड़ेगा, वह कम है। ठीक है, वो भी कम है अगर आपकी आजादी आपसे छिन जाती है तो। ठीक है, तो ये हो जाता है चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आता है जौहर के बजाय वीर गति का चयन। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, जौहर के बजाय वीर गति का चयन। जैसे कि आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा, जो आखिर में महारानी होती है वो जौहर कर लेती हैं, अपना आत्मदाह कर लेती हैं। ठीक है, तो जौहर के बदले वीर गति का चयन भी कई महिलाओं ने उस समय किया था। ठीक है, वो लोग जौहर करने के बजाय वो जंग में गई, उन्होंने दुश्मनों को मारा और अंत में वो अपना बलिदान देकर वहीं पे रह गई। ठीक है, तो ये चीज है, ये कहानी बलिदान की पारंपरिक धारणाओं को भी नई दिशा देती है। ठीक है, बलिदान करने की जो धारणाएं है ना पुरानी, कि हमने भाई अपना बलिदान दे दिया जौहर करके, तो इस चीज को भी एक नई दिशा देती है। इस युग में जब स्त्रियां अपनी मान रक्षा के लिए जौहर अग्नि में कूदकर प्राण प्राण देना करती थी, ठीक है, तब इस कहानी की नायिका पद्मा इस निष्क्रिय बलिदान करा देती हैं। ठीक है, वो जौहर करने से मना कर देती है, वह इसे कायरता मानती है, वह आग में कूदने को कायरता मानती है। वह पुरुष वेश धारण करके हाथ में तलवार लेकर सीधे युद्ध के मैदान में उतरती है। वह न केवल लड़ती हैं बल्कि दुश्मन सेनापति को मारकर अपनी वीरता का परिचय भी देती हैं। यह कहानी का एक क्रांतिकारी पक्ष है जो यह प्रतिपादित करता है कि बलिदान का अर्थ पलायन या आत्महत्या नहीं बल्कि शत्रु के लोह लेते हुए वीर गति को प्राप्त करना है। ठीक है, वो क्या बता देंगे कि वो जो आप कह सकते हैं ना कि पुरानी चीजें चली आ रही थी कि भाई अगर हमला हो रहा है तो जौहर कर लो और अपना आत्मदाह कर लो, नहीं, वो इस चीज को मना कर देती है। पुरुषों की तरह कपड़े पहनती है, जंग के कपड़े पहनती है, सीधे युद्ध में उतरती है और केवल लड़ती नहीं है, दुश्मन सेना के सेनापति को मार कर, ठीक है, अपनी वीरता का भी परिचय देती हैं कि जी हाँ मैं भी वीर हूँ। ठीक है, इस प्रकार से वो अपना परिचय देती हैं। यह कहानी सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि क्रांतिकारी पक्ष का नहीं है, जो ये प्रतिपादित करता है कि बलिदान का अर्थ पलायन या आत्महत्या नहीं। बलिदान का अर्थ ऐसा नहीं है कि भाई हमने आत्महत्या कर ली या हम वो छोड़ के चले गए, हमने बलिदान कर दिया उस जमीन का, नहीं। इसका मतलब है कि हम वीर गति में भी वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं, जंग में जा सकते हैं, लड़ सकते हैं और अंत में वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। ये भी एक बलिदान है, किसके लिए, अपने देश के लिए। ठीक है, तो ये पांचवा पॉइंट हो जाता है। यहाँ पे हम 5 पॉइंट में ही हमारा क्वेश्चन कवर अप हो जाता है क्योंकि काफी बड़ा हो गया है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपने अकॉर्डिंगली आंसर को बनाना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आंसर थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, 5 पॉइंट में कवर कर सकते हैं, अदरवाइज 6 पॉइंट में कवर कर सकते हैं। सापेक्ष में अगर हम छोटे में बात करें, पूरे हमने ऊपर क्या बात करिए, तो ऐसी होली खेलो लाल कहानी का प्रतिपाद्य अत्यंत स्पष्ट और उदात्त मतलब महान है। यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक वीर गाथा नहीं बल्कि यह राष्ट्रभक्ति का एक अमर संदेश है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे देश प्रेम केवल बातों में नहीं बल्कि त्याग और बलिदान में बरसता है। ठीक है, सच्चा जो देश प्रेम है केवल बात करने में नहीं है। जैसे कि आजकल तो हम बात करें कि हम लोगों में क्या, मैं खुद को भी इसी प्रकार से गिनता हूँ कि भाई हम लोग ज्यादातर सिर्फ बातें करते हैं जबकि हम अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि सच्चा प्रेम केवल देश के बारे में बात करने में नहीं है, देश प्रेम के बारे में बात करने में नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान करने में है। ठीक है, तो ये चीज है। कहानी यह स्थापित करती है कि जब देश की स्वतंत्रता और सम्मान पर आंच आए तो हर व्यक्ति को
परम कर्तव्य की वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और मोह को त्याग कर राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करे। ठीक है। क्या बताया गया है कि कहानी स्थापित करती है कि अगर आपके देश के ऊपर या उसकी स्वतंत्रता सम्मान पे आंच आ रही है, तो हर व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और मोह को त्याग करके देश की रक्षा के लिए सबसे आगे रहे। ये चीज बताई गई है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब देखिए सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। भाई मेरे मानने से ऐसा है कि हम लोग देश में भी रहकर देश के लिए देश प्रेम कर सकते हैं, देश के लिए कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कर्तव्य हैं। जिन जो लोग सेना में जा रहे हैं, जो लोग देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं क्योंकि वो लोग हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। बट हम लोग अपने देश में रहकर भी उसके लिए काम कर सकते हैं। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें इन चीजों पर कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बनाएं, अच्छा करें। नहीं, ये तो हमारा है ही, ये हमारा एक साइड काम होना चाहिए। बट हमारा मेन कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है। मेरा ये है पद्मा और महासिंह का रक्त रंजित विवाह और उनकी होली इसी महान बलिदान का प्रतीक है, जो पाठकों को मन में देशभक्ति की एक अमिट छाप छोड़ जाती है। ठीक है। जो उनका विवाह है, फिर जो उनकी होली थी, वो जो भी पढ़ रहा है पाठक उस पाठ को या उस कहानी को, उनके मन में देशभक्ति की एक अमीठी छाप छोड़ जाती है। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथा क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है। ये हम पहले वाले को कवर अप करते हैं कि उषा प्रियाबंदा की वापसी कहानी आज के परिवेश को सटीक रूप से प्रस्तुत करती है। इस कथन को स्थापित कीजिए। ठीक है। अब आपकी किताब में से मैंने प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में, कि प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक्स बताए, वहां पे हमने वापसी की जो कहानी है वो भी बताई है कि वो भी आपके लिए जरूरी है। तो उस चीज को भी आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है। पढ़ के एग्जाम में जाइए। उषा प्रियबंदा की जो कहानी है वापसी, आज के परिवेश मतलब आज के टाइम में परिवेश को सटीक रूप से क्या करती है, प्रस्तुत करती है। इस कथन के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से कथन जो है उसको पुष्टि करनी है। जब आप आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तो भूमिका में आप चैप्टर के बारे में जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, जो कहानी है उसके बारे में इंट्रोडक्शन, वो यहाँ पे आप दे देंगे। जैसे कि उषा प्रियबंदा द्वारा लिखित कहानी वापसी आधुनिक हिंदी साहित्य को एक बेहद मार्मिक और प्रभावशाली रचना है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने परिवार के लिए वर्षों तक घर से दूर रहकर नौकरी करता है और सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट के बाद जब अपने घर वापस आता है, तो वहीं पर खुद को एक अजनबी और फालतू इंसान पाता है। कहानी का मुख्य पात्र गजाधर गजाधर बाबू है, जो 35 साल की नौकरी के बाद बड़े उत्साह से अपने परिवार के बीच रहने आता है, लेकिन उन्हें यह देखकर गहरा सदमा लगता है कि परिवार के सदस्यों के जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। कहानी में बताया गया है कि जो गजाधर है, जिनके जो अपनी 35 साल की नौकरी करने के बाद अपने घर पर वापसी आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके घर में जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि वो इतने लंबे टाइम तक घर से बाहर थे, तो उनके घर में जितने भी सदस्य हैं, अब उनके सदस्यों के जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये वो आके देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो एक अजनबी है या एक फालतू इंसान है। इस कहानी में ये बताया गया है। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि वापसी कहानी भले ही कई दशक पहले लिखी गई थी, लेकिन यह आज के परिवेश को भी अधिक सटीकता से प्रस्तुत करती है। इस कहानी में उठाए गए मुद्दे, बुजुर्गों का अकेलापन, बदलते पारिवारिक संबंध, पीढ़ी के अंतराल और आधुनिक जीवन की संवेदनता आज हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई बन गई है। यह कहानी आज के दौर के पारिवारिक ढांचों का एक सजीव चित्रण करती है। ठीक है। नॉर्मली इस कहानी में यही बताया गया है कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी के जीवन या पूरे परिवार के जीवन से 10, 15, 20, 25 साल तक अगर दूर रहता है, परंतु वो काम कर रहा है, परिवार के लिए पैसे भेज रहा है, परिवार के सारे खर्चे उठा रहा है, बट उनके साथ नहीं है, तो जब वो वापस आएगा तो कहीं ना कहीं परिवार के जीवन में उन व्यक्ति के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। ठीक है। कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से होता है ना कि जो मोह होता है वो हट जाता है, उस व्यक्ति से लगाव जो होता है वो हट जाता है। वो चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे बुजुर्गों का अकेलापन की बात करी गई है कि भाई एक समय आता है कि बुजुर्गों को अकेला छोड़ दिया जाता है परिवार के सदस्यों द्वारा। ठीक है। बदलते पारिवारिक संबंध, लोगों के बीच में संबंध बदल जाते हैं अगर लोग एक दूसरे से लंबे समय तक बात नहीं करते। पीढ़ियों का अंतराल,
पूरी की पूरी पीढ़ी का अंतराल होता है। एक पिछली पीढ़ी की अगर हम बात करें तो वो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि पुरानी चीजों से रिलेट करते सकते थे, बट आज की पीढ़ी एकदम से ही टोटली मॉडर्न हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो पीढ़ियों में अंतराल है, बहुत लंबे टाइम का जो अंतराल है, ये देखने को हमें मिलता है, और ये समाज की एक कड़वी सच्चाई है। ये सब चीजें इस कहानी में बताई गई हैं। आगे हम पॉइंटों की बात करते हैं कि वापसी कहानी की समकालीन प्रासंगिकता, मतलब आज के समय में भी इसकी कोई प्रासंगिकता है। ठीक है, तो उसके लिए जो मुख्य बिंदु हैं उनकी बात करते हैं। पहला पॉइंट बनता है यहाँ पे बुजुर्गों का अकेलापन और अलगाव। वापसी कहानी का जो केंद्रीय भाव है वो गजधर बाबू का अकेलापन है। वे अपने परिवार के बीच होते हुए भी अकेले हैं। उनकी उपस्थिति परिवार के सदस्यों को, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी असुविधाजनक लगती है। ठीक है, तो वो परिवार में रहकर भी अकेले हैं। वो परिवार में जब एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी जो वाइफ है, ठीक है, असुविधाजनक उनको लगती है। उन्हें घर में कोई निजी कमरा तक नहीं मिलता, और बैठक मतलब लिविंग रूम जो है में उनकी चारपाई लगा दी जाती है, जो परिवार की आजादी में बाधा बनती है। ठीक है, ये चीजें बताई गई हैं। आज के आधुनिक और तेज रफ्तार समाज में यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली, जो कि एकल परिवार होता है, के चलन और रोजगार के लिए शहरों में पलायन के कारण बुजुर्ग माता पिता अक्सर अकेले रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है नॉर्मली, अगर हम बात करें कि भाई एक परिवार है जिसमें माता पिता हैं, ठीक है, फिर लड़कों की शादी हो गई उनके, तो जब लड़कों की शादी हो जाती है, उनके बेटों की जब शादी हो जाती है, तो वो बेटे अलग हो जाते हैं। एक एक करके जब सारे बेटे बेटे अलग हो जाते हैं तो अंत में रह जाते हैं माता पिता। और जब बेटे अलग हुए, तो बेटे जब अलग हुए तो उनका जो अपना परिवार होगा वो कहलाता है न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, क्योंकि वो उनके परिवार में वो है, बेटा है, बेटे की बहू है, बेटे के बच्चे हैं। ठीक है, ना कि उनके माता पिता दादा दादी ये सब कोई है। ठीक है, तो ये हो जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है, जिससे क्या होता है माता पिता जो है बुजुर्ग है वो अकेले रह जाते हैं। अक्सर ये बुजुर्ग परिवार के साथ रहते भी हैं, वो भी गजर बाबू की तरह अलगाव मतलब एलिनेशन महसूस करते हैं। ठीक है, जो बुजुर्ग माता पिता अपने बेटा बेटों के साथ या उनकी बहुओं के साथ रहते हैं, वो भी घर में रहते हुए क्या महसूस करते हैं, आप कहते हैं अकेलापन महसूस करते हैं, परिवार से अलग महसूस करते हैं। ये घर के बाकी सदस्य अपने अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर अपनी निजी जिंदगी इतने व्यस्त होते हैं कि उसके उनके पास बुजुर्गों के लिए समय ही नहीं होता। इस प्रकार गजेंद्र बाबू का अकेलापन आज के लाखों बुजुर्गों के अकेलेपन का क्या है, प्रतीक है। कि भाई जो गजेंद्र बाबू हैं वो अकेले हैं। वो चीज क्या दिखाती है कहानी में कि आज के समय में भी ये चीजें हमें देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट आता है उपयोगितावाद और बदलते पारिवारिक संबंध। कहानी ये दर्शाती है कि उदर बाबू के परिवार में सम्मान तब तक मिला जब तक वे नौकरी करते थे और घर पर पैसे भेजते थे। वे परिवार के लिए कमाऊ सदस्य या पैसे का स्रोत थे। जैसे ही रिटायर होकर घर आते हैं, उनकी उपयोगिता मतलब जो यूटिलिटी है समाप्त हो जाती है। वे परिवार पर एक बोझ बन जाते हैं। उनकी बेटी बस्ती उन्हें रोकने टोकने को अपनी आजादी में दखल मानती है। बेटा उनके घर के खर्च में कटौती करने पर ताना मारता। देखिए समझिए कि जब वो भाई अभी तक क्या था कि वो कमा रहे थे, कमाने के बाद घर पे पैसा भेज रहे थे, तो उनके परिवार को तो अच्छा लग रहा था कि हाँ जी कोई तो पैसा भेज रहा है, कोई हमारा खर्चा उठा रहा है। जब वो रिटायर हो गए और जब घर पे आ गए तो उनकी उपयोगिता जो भाई यूटिलिटी थी वो खत्म हो गई। अब जब वो घर आ गए, वो अपने रोज अपनी बेटी को देखते थे। ठीक है, तो बेटी की रोक टोक के ये बच्चा ये मत करो, बच्चे वो मत करो, बच्चे वो ठीक नहीं है, ये सारी चीजें वो करते थे। तो उनकी बेटी क्या मानती थी, अपनी आजादी में उसे रोक टोक मानती थी, दखल मानती थी। ठीक है, वहीं अगर हम बेटे की बात करें तो बेटा क्या कहता था, बेटा ताने मारता था कि भाई मेरे को अपने खर्चे में कटौती करनी पड़ रही है क्योंकि आप रिटायर हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो देखने को उन्हें मिलती है। ये उपयोगितावादी मतलब यूटिलाइजेशन सोच आज के जो भौतिकतावादी बात करें मटेरियलिस्टिक युग है का सबसे बड़ा सच है। ठीक है, मतलब जब तक कोई व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, तब तक हम मटेरियलिस्टिक चीज उससे जो हम ले सकते हैं वो हम लेते हैं, हम उसे अच्छा मानते हैं, अपने लिए कंफर्टेबल मानते हैं। बट जैसे ही वो व्यक्ति हमारे लिए चीजें बंद कर देता है वो सारी, तब हम उससे क्या मानते हैं कि भाई वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है, ये हम उसे मानते हैं। ठीक है, तो आज की चीजों में ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बहुत ज्यादा है। लोग आजकल कई सारी चीजों से प्यार करते हैं जो कि मटेरियलिस्टिक है, इंस्टेड ऑफ कि मैं भी कहीं ना कई चीजों से प्यार करता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आज के समाज में इंसान रिश्तों को भी अक्सर आर्थिक लाभ हानि के तराजू में तोलता है। जब
तक व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्रिय है, उसका महत्व है, उसके बाद फालतू मान लिया जाता है। वापसी कहानी की कड़वी सच्चाई बहुत पहले ही इसने लाई थी। ठीक है कि भाई जब तक व्यक्ति काम का है तब तक हम उसे यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि जब उसका भाई एक प्रकार से होता है ना कि अब वो हमारे लिए आर्थिक रूप से हेल्प नहीं कर सकता, फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकता, तो फिर हम उसे फालतू मान लेते हैं। ठीक है, ये लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, हर किसी का पर्सपेक्टिव एक जैसा नहीं होता। कई अच्छे परिवार में होते हैं, कई अच्छी संगत के बच्चे होते हैं जो कि अपने माता पिता को अकेले नहीं छोड़ते, कई ऐसे होते हैं कि जहां उन्हें लगता है कि भाई माता पिता किसी काम के नहीं है, वो उन्हें छोड़कर अलग हो जाते हैं अपने अपने पर्सनल फैमिली के लिए, अपने जो उनका अपना परिवार है उसके साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। पीढ़ी का अंतराल की अगर हम बात करें, जनरेशनल गैप की, तो कहानी में गजेंद्र बाबू और उनके बच्चे जो बसंती है और जो नरेंद्र है के बीच में स्पष्ट पीढ़ी का अंतराल देखने को मिलता है। ठीक है, गजेंद्र बाबू अनुशासन और पुराने मूल्यों पर विश्वास रखते थे, जबकि उनके बच्चे आधुनिक स्वतंत्रता में जीवन जीना चाहते थे। गजेंद्र बाबू का अपनी बेटी को शाम को दोस्तों के यहाँ जाना से रोकना, बेटे के खर्च पर नजर रखना, बच्चों के नवागार गुजर नागवार गुजरता है। ठीक है, नागवार गुजरता है किस प्रकार से कि भाई बेटी रात में या शाम में ही अपने दोस्तों के यहाँ से बाहर पार्टी करने जाती है, इस प्रकार की चीजें। या फिर बेटा जो है बहुत सारा खर्च करता है, तो पिता जो है वो उनके बेटे के ऊपर खर्च के ऊपर रोक टोक लगाते हैं। ठीक है, देख रेख करते हैं। तो ये सारी चीजें उनके जो बच्चे हैं बसंती और नरेंद्र, उनको ये चीजें पसंद नहीं है। वे इसे पुराने जमाने की सोच कहकर खारिज कर देते हैं। आज के परिवेश में जनरेशन गैप और भी ज्यादा हो गया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण नई पीढ़ी की सोच और जीवन शैली पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल अलग हो गई है। ठीक है, हाँ, हम खुद ही को देख सकते हैं, हम अपने माता पिता को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग अनुशासन को फॉलो करते थे, हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिबरल हैं, थोड़े बहुत स्वतंत्रता की चीजें फॉलो करते हैं। ठीक है, थोड़ा लेट घर पे आना, ये सारी चीजें करना, ये सब चीजें हम खुद देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये पूरी की पूरी जनरेशनल गैप है। मूल्यों का यह टकराव आज लगभग हर घर में देखने को मिलता है, जैसे वापसी कहानी में दिखाया गया। चौथा पॉइंट आता है भावनात्मक संवेदनहीनता, लैक ऑफ इमोशनल कम्युनिकेशन। जितेंद्र बाबू अपने परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना चाहते हैं। वे अपनी पत्नी से वैसे ही स्नेह और बातचीत की उम्मीद करते हैं जैसी वे नौकरी के दौरान कल्पना करते थे। वे लेकिन उनको पता है कि उनकी पत्नी भी अपनी पूजा पाठ और कीर्तन मंडली में व्यस्त हो गई हैं। उन्हें गजेंद्र बाबू के आसान आने से अपनी व्यवस्था बिगाड़ने की चिंता है। परिवार में कोई भी सदस्य उनके दिल से बात नहीं करता। ठीक है, जब तक देखिए नॉर्मल सी बात है भाई, कोई व्यक्ति है उसे भावनात्मक रूप से किसी परिवार, अगर उसका परिवार है बड़ा, तो उसको भावनात्मक रूप से परिवार से जुड़ना पसंद है। वो चाहता है कि मेरा परिवार मुझसे जुड़े, इंस्टेड ऑफ कि अकेले रहे। अकेले रहना होता तो वो व्यक्ति आता ही क्यों। ठीक है, तो वो व्यक्ति आया क्योंकि वो इमोशनली अपने कनेक्शन चाहता था अपने फैमिली से। बट यहाँ आने के बाद देखता है कि भाई बच्चे तो भाई बात कर नहीं रहे हैं। ठीक है, वो चाहते थे कि उनकी वाइफ ही बात कर ले, उनकी जो पत्नी है। परंतु जो उनकी पत्नी थी वो पूजा पाठ कीर्तन मंडली में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी, तो वो नहीं चाहती थी कि उनके पति के आने से ये जो व्यवस्था है कीर्तन मंडली की या पूजा पाठ की, ये व्यवस्था खराब हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें देखने को मिलती थी। परिवार का कोई भी सदस्य दिल से उनसे बात नहीं करता था। वह मतलब यह स्व संवादहीनता, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक डाउन है, आज के परिवार की एक बहुत बड़ी समस्या है। परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हुए एक दूसरे से भावनात्मक रूप से कटे होते हैं। हर कोई अपनी दुनिया में मगन है। वापसी कहानी इसी भावनात्मक मतलब सूखे को बड़ी गहराई से पकड़ती है। आज के समाज में बहुत आम बात है। ठीक है, आज के समाज में आप लोग खुद ही देख सकते हैं, हम लोग खुद ही देख सकते हैं कि एक ही परिवार में हमें काफी टाइम हो जाता है अपने रिलेटिव, एक प्रकार से होता है जिनसे हम जुड़ाव है, हम उन लोगों से भी काफी लंबे टाइम तक बात नहीं कर पाते। हम कहीं ना कहीं हम खुद भी बिजी हैं, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि हमें अकेलेपन में ही कंफर्टेबलनेस दिख गई है, तो हमें बात करना उतना वो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि भाई सामने वाला तो चाहता है, अगर हमारे परिवार में हमारे माता पिता है वो चाहता है कि हम लोग उनसे बात करें, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग कहीं ना कहीं खुद ही अपने जीवन में व्यस्त हो चुके हैं, तो हम वो बात नहीं कर पाते। और ये आज की पीढ़ी की एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि कमी है। पांचवा पॉइंट आता है स्थान स्पेस का संकट और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। गजेंद्र बाबू के घर लौटने पर सबसे बड़ी समस्या स्पेस यानी जगह की होती है। उनके लिए घर में कोई अलग कमरा नहीं है। उनकी चारपाई बैठक में लगा दी जाती है, जिससे सबकी प्राइवेसी और निजी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। बच्चे उन्हें वहां से हटाने के लिए उनकी चारपाई को स्टोर रूम में लगाने का प्रस्ताव देते हैं। यह स्थान का संकट केवल भौतिक मतलब फिजिकल नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। गजेंद्र बाबू यह समझ जाते हैं कि ना तो वे घर के लिए जगह है,
ठीक है, घर में उनके लिए जगह है और ना ही परिवार वालों के दिल में उनके लिए जगह है। ठीक है, ये एक स्पेस की भी एक थोड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। अगर हम बात करें तो भाई जिनकी फैमिली ठीक ठाक कंडीशन में है उनके लिए तो इतनी इशू नहीं है, बट जिनकी फैमिली थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, उस या वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रह रहे हैं, वो वहां पे अगर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जगह नहीं हो पाती। तो सेम इस कहानी में बताया गया है कि भाई उनका जो परिवार है, ठीक है, वो परिवार में जो बच्चे हैं वो अपनी प्राइवेसी और निजी स्वतंत्रता में बाधा मानते हैं अपने पिता को अपने घर के अंदर। ठीक है, अब उनकी चारपाई लगा दी जाती है बैठक में, तो भाई वो पिता बैठक के रूप में रहेगा तो बच्चे आएंगे जाएंगे दिखाई देंगे। ठीक है, तो पिता कहीं ना कहीं पूछेगा बातचीत करेगा, तो ये सारी चीजें उनके बच्चों को पसंद नहीं थी, तो उन्होंने भी सुझाव दिया कि स्टोर रूम में लगा देते हैं। ठीक है, स्टोर रूम में उनकी चारपाई लगा देते हैं। तब उन्हें ये पता चला कि भाई ना इस घर में जगह है, ना इस घर के लोगों के दिल में मेरे लिए जगह है। ठीक है, और ये जो आप होता है ना कि धक्का लगा है कि स्टोर रूम में लगा देते हैं हम अपने पिता की चारपाई, ये कहीं ना कहीं फिजिकल रूप से नहीं बल्कि मेंटली या फिर हम कहीं इमोशनली भी एक होता है ना संकट दिल में है। आज के शहरी जीवन में जहाँ छोटे छोटे फ्लैट्स में जगह की कमी होती है, यह कहानी और भी प्रासंगिक हो जाती है। लेकिन इससे भी बढ़कर पर्सनल स्पेस की आधुनिक धारणा ने परिवारों के भावनात्मक दूरियां बना दी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है पर्सनल स्पेस। हर एक व्यक्ति को पर्सनल स्पेस चाहिए। भाई मेरे को चाहिए कि मेरा एक पर्सनल स्पेस हो, मेरा एक पर्सनल रूम हो। ठीक है, मैं उसमें अपनी जीवन कैसे भी काटूं, ये मेरी सिरदर्दी है। तो ये जो पर्सनल स्पेस की अवधारणा है, प्रिंसिपल है, ये काफी ज्यादा फैल रहा है आज के टाइम में। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि परिवारों में लोगों को दिक्कत देखने को मिलती है, तो लोगों के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। पर्सनल स्पेस का मतलब कि मैं अपनी जगह में खुश हूं, मैं नहीं चाहता कि सामने वाला मेरी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करे। बट इसके कारण क्या होता है भाई, परिवारों के बीच में दूरियां बन जाती हैं। ये हो जाता है आपका लास्ट पॉइंट। फिर आता है आपका निष्कर्ष वाला। ठीक है, निष्कर्ष में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, जो भी हमने ऊपर सारे बताए हैं वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे छोटे छोटे उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि इन सभी बिंदुओं के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उषा प्रियवंदा की जो कहानी वापसी है, केवल बीते हुए कल की बात नहीं करती, बल्कि यह आज के समकालीन समाज का एक जीवंत और सटीक दस्तावेज है। कहानी में दिखाए गए जो मुद्दे हैं, बुजुर्गों का अकेलापन, परिवार का बिखराव, उपयोगितावादी सोच, पीढ़ी का फासला मतलब जनरेशनल गैप, और संवादहीनता आज के परिवेश में और भी गहरे चिंताजनक रूप से मौजूद है। ये जब कहानी लिखी गई थी उस समय तो हो सकता है कि ये जो सिचुएशन थी थोड़ी ठीक भी हो सकती थी, थोड़ी कम भी हो सकती थी, बट आज के टाइम में ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ठीक है, हर एक घर में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। हर एक घर में हर एक व्यक्ति को पर्सनल स्पेस चाहिए, जो कि नामुमकिन है उनके फैमिली के लिए प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें देखने को मिलती है। गजेंद्र बाबू का अपने ही परिवार से निराश होकर वापस नौकरी पर लौट जाना यह दिखाता है कि आधुनिक समाज में व्यक्ति अपने परिवार में भी कितना अकेला हो सकता है। यह कहानी आज के व्यक्तिवाद और भौतिकतावाद समाज को आईना दिखाती है, और यही इसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेनली इस बात पे है कि जो कहानी वापसी लिखी गई है, वापसी कहानी जो है वो आज के टाइम में क्या प्रासंगिक है या नहीं। तो हर एक पॉइंट यही बताता है कि हाँ, ये आज के टाइम में प्रासंगिक है और पुराने टाइम से ज्यादा प्रासंगिक है, मतलब आज के टाइम में रिलेवेंस है। ठीक है, ये हो जाता है आपका ये वाला क्वेश्चन। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है अथवा वाला, जिसमें क्वेश्चन है कि शरणदाता कहानी की जो मूल संवेदना है उसके ऊपर आपको यहाँ पे विचार करना है। उत्तर में आप भूमिका बताएंगे। भूमिका मतलब जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी लिखी गई थी अज्ञे द्वारा लिखित शरणदाता कहानी हिंदी साहित्य में भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभाषका पर आधारित सबसे मर्मिक और मनोवैज्ञानिक कहानियों में से एक है। ये जो कहानी बेस करती है, ये बेस करती है भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, जो त्रासदी हुई थी उस समय, उसके ऊपर ये बताती है। और ये काफी मर्मरिक और आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक कहानियों में से एक है। यह कहानी केवल उस समय के ऐतिहासिक दंगे, लूटपाट या हिंसा का बाहरी विवरण नहीं देती, बल्कि यह उस हिंसा के बीच फंसे एक आम इंसान के मन पर पड़ने वाले गहरे आघात, उसके टूटते विश्वास और मानवता के संकट को बयान करती है। ये ठीक है, ये जो कहानी है ये बस उस समय की ऐतिहासिक दंगे, क्योंकि देखिए जब भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था तो उस समय बहुत बड़े स्तर पर, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर दंगा देखा गया था। ठीक है, जिसमें लूटपाट, मार काट, हिंसा, इन सबको तो दिखाती है, परंतु इनका बाहरी रूप नहीं कि ऊपर ऊपर से बता दिया जी कि भाई इस प्रकार से होता नहीं। इसमें उस हिंसा में फंसा एक व्यक्ति या एक आम इंसान के मन में क्या चल रहा है,
क्या आघात है, उसके जो टूटते विश्वास है, वो सब चीजों के बारे में ये बताती है। कहानी की मूल संवेदना इस बात में निहित है कि जब समाज में धार्मिक कट्टरता और नफरत का माहौल बनता है तो सबसे पहले इंसानियत और आपसी विश्वास की बलि चढ़ती है। ठीक है, इस कहानी में ये बताया गया है कि जब कहानी का मूल संवेदना बताई गई है वो क्या है कि जब समाज में धार्मिक कट्टरता मतलब किसी धर्म को लेकर जो कट्टरता है और नफरत का माहौल बनता है ना, तो उस समय बलि पर चढ़ती है इंसानियत और आपसी विश्वास। ठीक है, मैं इसको भी आगे अपने ओपिनियन भी इसमें बताऊंगा, तो हम इसको आगे चलते हुए समझेंगे। यह कहानी देवेंद्र लाल नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से दिखाती है कि शरण मतलब पड़ोसी, दोस्त या घर का असली अर्थ क्या है जब वह शरण देने वाले मतलब शरणदाता जान के दुश्मन बन जाए तो व्यक्ति का विश्वास कैसे टूटता है। ठीक है, इस कहानी का जो बताया गया है, इस कहानी में व्यक्ति है देवेंद्र लाल। ठीक है, देवेंद्र लाल व्यक्ति के माध्यम से ये कहानी हमें दिखाई गई है कि भाई जब कोई हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त या हमारे घर, ठीक है, वो लोग जब किसी व्यक्ति को शरण देते हैं, ठीक है, और जब शरण देने के बाद जब वो उसी के दुश्मन बन जाते हैं तो क्या चीजें चलती हैं उसके बारे में ये कहानी है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंटों की अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला पॉइंट आता है वो है विभाजन की त्रासदी और टूटते मानवीय विश्वास। कहानी का मुख्य संवेदना विश्वास का टूटना है। कहानी का जो मुख्य संवेदना है या मन आप कह सकते हैं ना कि जो इमोशन है वो क्या है कि विश्वास का टूटना। यह कहानी उस समय को दर्शाती है जब लाहौर में दंगे भड़क रहे हैं। ठीक है, ये हम टाइमलाइन में पीछे गए हैं, तो अब हम बात करेंगे कि भाई लाहौर में दंगे अभी भड़क रहे हैं। देवेंद्र लाल जो कि एक हिंदू है अपने मुस्लिम दोस्त के भरोसे पर टिका रहता है, लेकिन जैसे जैसे माहौल बिगड़ता है उसका विश्वास एक एक करके टूटने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे जो माहौल है खराब हो रहा है हिंदू मुस्लिम में कट्टरता रूप से, अब देखिए वो लाहौर में है, सिचुएशन लाहौर में है, मतलब वहां पे मुस्लिमों के द्वारा किया गया जो आप कह सकते हैं कि मार-काट था वो ज़्यादा था। ठीक है? तो अब उसका जो विश्वास है वो टूटने लगा था। सबसे पहले उसके हिंदू दोस्त और पड़ोसी उसे छोड़कर चले गए। फिर उसका भरोसेमंद पहाड़ी नौकर संतू भी एक दिन बिना बताए भाग गया वहां से। उसका सबसे गहरा विश्वास टूटा तब जब उसका मुस्लिम दोस्त रफुकुद्दीन रफुकुद्दीन जो उसकी रक्षा की कसम खाता था सामाजिक और सांप्रदायिक दबाव में के आगे झुक जाता है और देवेंद्र लाल को अपने घर से हटाने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है, ये सिचुएशन उसके सामने है। सबसे पहले उसके हिंदू दोस्त जो थे वो भाग गए, पड़ोसी भाग गए, फिर उसका जो नौकर संतू था वो भाग गया। एक दिन उसका जो मुस्लिम दोस्त था भाई सांप्रदायिक और सामाजिक चीजों को देखते हुए उसने भी अपने दोस्त को घर से हटाने के लिए वो मजबूर हो गया। तो ये चीजें ये कहानी दिखाती है कि विभाजन की आंधी ने न केवल देश को ही बल्कि सालों पुराने रिश्ते भरोसों जो भरोसे थे उन सबको भी तोड़कर रख दिया था। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है कि शरणदाता मतलब शीर्षक का व्यंग्य और विडंबना। कहानी का शीर्षक शरणदाता ही इसकी सबसे बड़ी विडंबना है, मतलब आयरनी है। ठीक है, किस प्रकार से हम देखते हैं कि देवेंद्र लाल को रफुकुद्दीन के दोस्त शेख अताहल्ला के घर पर शरण मिलती है। शेख साहब एक पुलिस अधिकारी हैं और देवेंद्र लाल को लगता है कि वह अब वहां सुरक्षित है, लेकिन असफल में वही शरणदाता परिवार उसे मारना चाहता है। ठीक है, क्या बताया गया है कि भाई जिस व्यक्ति ने उसे शरण दी एक टाइम पे वही उसे मारना चाहता है, ये उसे पता चल गया था। ठीक है, उसे गैराज में एक जानवर की तरह बंद रखा जाता है और एक दिन उसे खाने में जहर मतलब विष दे दिया जाता है। इस प्रकार जो रक्षक मतलब शरणदाता था, ठीक है, वही भक्षक बन जाता है। यह कहानी की मूल संवेदना है कि उस दौर में शरण एक छलावा बन गई थी और यह पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में ऐसा ही था। देखिए उस टाइम में लाहौर की अगर हम बात करें नॉर्मल, तो लाहौर में जो हिंदू थे उन वो अगर किसी मुस्लिम के घर पे रुक रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे भाई उन्हें खतरा था। वहीं अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई भारत की बात करें तो भारत में अगर कोई मुस्लिम फैमिली थी और वो हिंदू के घर पे रुक रही थी तो उनको उन लोगों से खतरा था। उस समय इतनी ज्यादा कट्टरता थी। यहाँ पे भारत में मुस्लिमों को मारा जा रहा था, वहां पे पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा जा रहा था, क्योंकि अब लोग आप कह सकते हैं कि विभाजन के बाद लोग पलायन कर रहे थे, यहाँ से वहां जा रहे थे, वहां से आ रहे थे, तो ये सारी चीजें देखने को मिली थी। तीसरा पॉइंट आता है मानवता की अकेली किरण, जेबू का चरित्र। कहानी पूरी तरह से निराशावादी नहीं है। यह मानती है कि
घोर अंधकार और नफरत के बीच इंसानियत की एक छोटी सी लौ चलती रहती है। जब यह लो जेबू मतलब जुबेनिस जुबेनिसा के चरित्र के रूप को दिखाती है। जेबू उस शेख अतः जेबू जो है जिसके घर पे आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति रुका हुआ था, तो जेबू उसी शेख अतहुल्ला की बेटी है जो देवेंद्र लाल को मारना चाहती है। जेबू ही वह है जो देवेंद्र लाल के खाने में जहर होने की सूचना एक कागज की पुड़िया में लिखकर भेजती है, खाना कुत्तों को खिलाकर खाइए। हाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो जेबू है, ठीक है, जेबू का चरित्र इसमें क्या दिखाया है, एक जो इंसानियत वाला होता है ना वो दिखाया है। यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे नहीं वाली लाइन मैंने नहीं लिखी है, शायद नहीं शब्द आएगा, जो देवेंद्र लाल को मारना नहीं चाहती है, ठीक है। इसीलिए जेबू क्या करती है, एक कागज पर एक मैसेज लिखती है कि भाई जो खाना है ना वो पहले कुत्तों को खिलाना, उसके बाद खुद खाना। उसी की चेतावनी के कारण देवेंद्र लाल की क्या बचती है, जान बच जाती है। जेबू यह साबित करती है कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, वह नफरत भले माहौल में भी अपने पिता के गुनाह के खिलाफ खड़ी होती है। अब समझिए कि जेबू क्या है, जेबू साबित कर देती है कि इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता, ना कोई धर्म है ना कोई मजहब है, ठीक है। वह नफरत भले माहौल में, नफरत जो पूरा का पूरा भाई माहौल ही उस प्रकार का था कि वो लोग हिंदुओं से नफरत कर रहे थे, यहाँ पे मुस्लिमों से नफरत करी जा रही थी, तो उसमें भी वो पिता के गुनाह के खिलाफ क्या होती है, खड़ी होती है। यह कहानी की एक बहुत मजबूत संवेदना है कि अच्छाई कभी पूरी तरह नहीं मरती, ठीक है। इस कहानी में ये बताया गया कि जो अच्छाई है ना वो कभी पूरी तरह नहीं मरती, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। चौथा पॉइंट आता है कि मनुष्य की मनोवैज्ञानिक टूटन और अकेलापन। यह कहानी बाहरी हिंसा से ज्यादा देवेंद्र लाल के आंतरिक और मनोवैज्ञानिक टूटन को दिखाती है। जब उसे गैराज में बंद कर दिया जाता है तो उसका एकमात्र साथी एक बिलार मतलब बिल्ला बनता है। वह अपने अकेलेपन को उसी बिलार से बात करके दूर करता है, ठीक है। वहां पे एक बिलार होता है, मतलब एक बिल्ला होता है, उसके साथ वो बात करता है, उसके साथ वो रहता है, क्योंकि वो गैराज में अकेले बंद पड़ा हुआ है जानवरों की तरह, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। कहानी का सबसे दर्दनाक पल वह है जब जेबू की चेतावनी को परखने के लिए देवेंद्र लाल को वह जहरीला खाना उसी प्यारे बिल्ले को खिलाना पड़ता है। बिल्ला तड़प तड़प कर मर जाता है। यह घटना देवेंद्र लाल को अंदर तक तोड़ देती है। उसे महसूस होता है कि अपनी जान बचाने के लिए उसने भी वही किया जो दुनिया उसके साथ कर रही है। उसने भी एक बेजुबान का विश्वास तोड़ा। यह मनोवैज्ञानिक आघात पूरी तरह बदल देता है, ठीक है। अब देखिए समझिए कि उसके बाद जो बिल्ला था, वही चेतावनी आई थी कि भाई खाना किसी जानवर को खिला के खाना, ठीक है। तो उसने वो खाना पहले बिल्ले को खिलाया और बिल्ला तड़प तड़प कर मर गया। फिर देवेंद्र लाल अंदर से टूट गया और उसे लगा कि उसने भी तो वही करा जो बाकी लोग कर रहे हैं। बाकी लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों को मार रहे हैं और मैंने खुद की जान बचाने के लिए एक बिल्ले को मार दिया जो कि बेजुबान है, ठीक है। तो ये उसे वहां पे पता चला। पांचवा पॉइंट आता है कहानी का अंत और विश्वास का स्थायी विघटन। कहानी का अंत उसकी संवेदना को सबसे गहरे रूप से प्रस्तुत करता है। देवेंद्र लाल बचकर भारत आ जाता है। महीनों बाद उसे जेबू का एक पत्र मिलता है जिसने उसकी जान बचाई थी। उस पत्र में जेबू आग्रह करती है कि अगर आपके मुल्क में भी कोई ऐसा ही मजलूम मतलब शोषित अल्पसंख्यक हो तो उसकी मदद करना, ठीक है। यहाँ पे जेबू क्या बोलती है, जेबू बोलती है कि अगर आप जिस देश में रह रहे हैं, आपके मुल्क में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है तो आप उसकी मदद जरूर करना, क्योंकि इंसानियत उसे ही कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें उस लेटर में आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन देवेंद्र लाल उस पत्र को पढ़ता है और उसकी छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा देता है। उसका यह व्यवहार दिखाता है कि विभाजन की त्रासदी ने उसके अंदर के विश्वास को स्थायी रूप से मार दिया। वह जेबू की अच्छाई को भी अपशक की निगाह से देखता है, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए ये चीज यहाँ पे पलट जाती है कि भाई जेबू ने उसकी एक टाइम पे जान बचाई थी, परंतु जब वो भारत आ गया, भारत में उसकी जान ठीक हो गई, बच गई, ठीक है। तो जब उसको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आप किसी व्यक्ति की मदद करना, मजलूम की मदद करना, वो क्या करता है, उस कागज को मोड़ता है, मरोड़ के एक गोली बनाता है और चुटकी से उसे उड़ा देता है, ठीक है। यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो भी चीजें उसने देखी थी ना, उन चीजों से क्या हुआ, उसके मन पे बहुत प्रभाव पड़ा और अब वो हर किसी को शक की नजर से देखता है, यहाँ तक कि जेबू को भी, ठीक है। जेबू को भी शक की नजर से देखता है। वह सोचता है कि जेबू ने कुछ खोया नहीं, इसीलिए उपदेश दे रही है, जबकि देवेंद्र लाल अपना सब कुछ, घर, दोस्त, विश्वास, यहाँ तक कि
अपना बिलेरा बिलार भी खो चुका है। यह अंत दिखाता है कि हिंसा के जख्म कितने गहरे होते हैं कि वे इंसान की अच्छाई और विश्वास की जो ताकत है उसे भी उससे छीन लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट में आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 6 पॉइंट आपको हर एक क्वेश्चन में बना के लिखने हैं। निष्कर्ष की अगर हम बात करें जो आप अंत में लिखेंगे, तो अंत में आप जो पूरा हमने आंसर में बताया वो आप छोटे शब्दों में यहाँ पे बता सकते हैं कि शरणदाता कहानी का मूल संदेश केवल विभाजन के समय हुआ दंगों को दिखाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि कैसे राजनीतिक और धार्मिक कट्टरता इंसानी रिश्तों के ताने बाने बिगाड़ देती है। ठीक है, दो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकली या फिर आप कहें रिलीजियसली जो कट्टरता होती है ना, वो कहीं ना कहीं इंसानी इंसानी रिश्तों के जो ताने बाने होते हैं उन्हें पूरी तरह से बिगाड़ देती है, व्यक्ति के मन को झकझोर देती है। यह कहानी विश्वासघात, मनोविज्ञान आघात और अकेलेपन की कहानी है। यह बताती है कि सबसे बड़ा संकट शरण का नहीं बल्कि विश्वास का होता है। जीवू के रूप में यह कहानी एक छोटा सी आशा की किरण दिखाती है, लेकिन देवेंद्र लाल के अंतिम व्यवहार से यह स्पष्ट हो जाता है कि नफरत से मिले जख्म इतने गहरे होते हैं कि इंसानियत पर दोबारा यकीन करना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि देवेंद्र लाल ने पाकिस्तान के लाहौर में वो सारी चीजें देख ली थी कि अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है, वो किसी पे विश्वास नहीं करेगा, उसने इंसानियत पूरी तरह से छोड़ दी, ठीक है? और वो दोबारा यकीन नहीं करेगा किसी व्यक्ति पर, और यकीन करना नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको एक खाना दिया गया जिसमें ज़हर है, आपको नहीं बताया गया। पर आप एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ रह रहे हो जो कि आपकी जान बचाना चाहता है, तो और उसने ही आपको ये खाना दिया, तो आप सोच सकते हो कि विश्वास करना नामुमकिन हो जाता। ठीक है, तो ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें पूछा गया है गबन गबन उपन्यास में चित्रित सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, जो गबन उपन्यास है उसमें जो भी सामाजिक समस्या के बारे में बताया गया है उसके ऊपर आपको क्या डालना है, प्रकाश डालना है, उसके बारे में बताना है। ये जो गबन का टॉपिक है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आप जो चैप्टर के रिलेटेड चीजें हैं वो आप पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, आप लोग अच्छे से आंसर वहां पे बना के लिख पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें तो उत्तर में आप सबसे पहले भूमिका लिखेंगे या फिर आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे। वो ये है, मैं आपको बताता हूँ क्या। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन 1931 हिंदी साहित्य का एक कालजयी उपन्यास है। यह उपन्यास केवल एक व्यक्ति द्वारा किए गए सरकारी धन के गबन या धोखाधड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की गहरी पड़ताल करता है जो एक सीधे साधे इंसान को अपराधी बनने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक है, इसमें जो कहानी है ये केवल सरकारी धन या फिर सरकारी जो फंड होता है उसमें सिर्फ गबन या धोखाधड़ी करने की नहीं है। ये जो कहानी है ये उन चीजों को दिखाती है जो कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण है किसी सीधे साधे व्यक्ति को धोखाधड़ी करने पर मजबूर करने के लिए। गबन की कहानी मुख्य रूप से तत्कालीन भारतीय मध्य वर्ग के जीवन पर केंद्रित है। ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उस फैमिली के ऊपर बेस करती है ये कहानी। प्रेमचंद्र ने इस उपन्यास के माध्यम से उस समय के समाज में व्याप्त खोखले आदर्श, दिखावे के दिखावे की संस्कृति और नैतिक पतन का सजीव चित्रण किया है। ये सारी चीजें क्या करी हैं, ये सारी चीजें प्रेमचंद्र ने हमें दिखाई है। उपन्यास यह दिखाता है कि कैसे समाज में झूठी शान प्रतिष्ठा बनाए रखने का दबाव विशेषकर मध्य वर्ग के लोगों पर उन्हें कर्ज, झूठ और अंत में अपराध के रास्ते पर धकेल देता है। ठीक है, कि भाई झूठी शान बना के रखने के लिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल या फिर शान दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, विशेषकर मिडिल क्लास फैमिली होती है वो कर्ज ले लेते हैं, झूठ बोलते हैं, अंत में वो क्या करते हैं, अपराध का रास्ता अपना लेते हैं। ये चीजें वो कहानी दिखाती है। ये कहानी रमानाथ और जालपा जैसे पात्रों के माध्यम से सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत जो आकांक्षाएं हैं, ठीक है, उन चीजों को हमें दिखाती है। तो ये कहानी के बारे में हम जो समस्या है उनके बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ पे पॉइंट आता है आभूषण प्रेम और दिखावे की संस्कृति। उपन्यास की यह सबसे प्रमुख और केंद्रीय समस्या है। ठीक है, सबसे सेंटर में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समस्या क्या है कि भाई लोगों को आभूषण से प्रेम होता है और दिखावे की संस्कृति वो दिखाना चाहते हैं। उस समय के मध्यवर्गीय समाज में विशेषकर महिलाओं के बीच आभूषण मतलब गहने केवल श्रृंगार की वस्तु नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और हैसियत का प्रतीक थे। उपन्यास की नायिका जलापा का चंद्रहार के प्रति गहरा लगाव उसी सामाजिक मानसिकता का प्रमाण है। ठीक है, पॉइंट में क्या बताएंगे कि यह केवल जलपा की व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि उसे यह विरासत में मिली। समाज यह जान मानता है कि
मानता था कि विवाह में मिले गहने ही स्त्री के असली धन और सम्मान है। ठीक है, यह समझिए कि भाई उस समय जो गहने पहनने का रिवाज था, श्रृंगार करने का रिवाज था, केवल वो सामाजिक प्रतिष्ठा और हैसियत का प्रतीक थे। ठीक है, वस्तुएं नहीं थी, वो से केवल चीजें नहीं थी कि लोगों ने डाल ली गले में या पहन ली कानों में, नहीं, वो सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाती थी और एक व्यक्ति की हैसियत दिखाती थी। ठीक है, उपन्यास में जो नायिका है या फीमेल कैरेक्टर जो मेन लीड में है, ठीक है, जल्पा, वो चंद्रहार के प्रति जो गहरा लगाव था, वो सामाजिक मानसिकता का प्रमाण हमें मिलता है। तो इसमें क्या बताया गया कि भाई महिला को विवाह में मिली जो चीजें होती हैं, स्त्री को जो धन मिलता है, भाई गहने जौहरे जो चीजें मिलती हैं, वो उसका असली धन और सम्मान है। इसी दिखावे की संस्कृति का शिकार उसका पति, सॉरी, उसका पति रमानाथ भी है। वह अपनी पत्नी को खुश करने और समाज में अपनी झूठी हैसियत दिखाने के लिए आमदनी से कहीं बढ़कर खर्च करता है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि जो रमानाथ मेन कैरेक्टर है, उनकी वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, समाज में अपनी एक झूठी हैसियत दिखाने के लिए क्या करते हैं, जितना वो कमाते हैं ना, उससे ज्यादा वो खर्च कर देते हैं। वह जल्पा की झूठी कहानियां सुनते हैं और उसे गहने दिलवाने का वादा करते हैं, जिन्हें खरीदने की उसकी जो है क्षमता नहीं है। वो क्या करते हैं, वही झूठे मतलब उनकी कहानियां सुनते हैं, फिर वादे करते हैं कि जी मैं आपको ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा, बट उनकी क्षमता है या कैपेसिटी नहीं है उस चीज को दिलाने की। प्रेमचंद्र दिखाते हैं कि आभूषण प्रेम और दिखावा ही उस त्रासदी की जड़ है जो आगे चलकर चलकर क्या करता है, गबन का रूप लेती है। दूसरा पॉइंट आता है मध्यम वर्ग का खोखलापन और नैतिक पतन। प्रेमचंद्र ने इस उपन्यास के माध्यम से वर्ग के चरित्र और दोहरेपन और उसकी खोखली नैतिकता पर करारा व्यंग्य किया है, मतलब करारा हमला किया है। किसने? प्रेमचंद्र ने, कि भाई वो क्या दिखाते हैं, मध्य वर्ग जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के चरित्र के दोहरेपन, क्योंकि भाई वो दोहरी जिंदगी जीते हैं मिडिल क्लास। हम नॉर्मली बात करें तो एक तरफ वो चाहते हैं, एक तरफ उनकी कमाई है जो कि उनको उनकी एक असली लाइफ है, एक तरफ वो दिखाना चाहते हैं एक अलग तरह की लाइफ। ठीक है, तो ये जो खोखली नैतिकता है, इसके ऊपर उन्होंने करारा व्यंग्य किया है। रमानाथ इस वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। वह शिक्षित है, नौकरी करता है, लेकिन उसमें नैतिक साहस, मतलब जो मॉरल करेज होता है, उसकी कमी है। उसकी आमदनी कम है, जैसे 30 रुपए महीना है, लेकिन उसकी जो आकांक्षाएं हैं और जो खर्च है वो बहुत अधिक है आमदनी से ज्यादा। इस आमदनी और खर्च के अंतर को पटाने के लिए वह झूठ, कर्ज और धोखे का सहारा लेता है। यह केवल रमानाथ की समस्या नहीं, उसके पिता दयानाथ भी एक हद तक इसी व्यवस्था थी कि भाई धोखाधड़ी करना, झूठ बोल देना, ठीक है, कर्ज ले लेना, इस चीज के वो हिस्सा रहे हैं। जो जानते हैं कि उनका बेटा गलत कर रहा है, फिर भी सामाजिक लोक लाज के कारण चुप रहते हैं। यह वर्ग अपनी सफेद पोशी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो जाता है। ठीक है, ये जो वर्ग है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पेक्टेबिलिटी, ठीक है, सफेद पोशी, रिस्पेक्टेबिलिटी जो है उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है कर्ज और भ्रष्टाचार की समस्या। दिखावे के दिखावे की प्रवृत्ति और आमदनी खर्च के असंतुलन का सीधा परिणाम कर्ज की समस्या का रूप आ जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट में कहते हैं कि रमानाथ अपनी पत्नी के गहनों के लिए कर्ज लेता है। इस कर्ज को चुकाने के लिए वह झूठ बोलता है और अंत उसे सरकारी दफ्तर में गबन करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, वो क्या करता है भाई, कर्ज ले लेता है अपनी पत्नी के गहनों के लिए। उसके बाद कर्ज को चुकाने के लिए वो क्या करता है, झूठ बोलता है, और आखिर में वो क्या करता है, सरकारी दफ्तर जहां पे वो काम करता था वहां पे वो गबन करता है। उपन्यास यह दिखाता है कि गबन कोई एक दिन में किया गया अपराध नहीं, बल्कि यह छोटे छोटे कर्जों, झूठ और नैतिक कमजोरियों की एक लंबी श्रृंखला का अंतिम परिणाम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गबन आपका आज मन हुआ आपने गबन कर लिया पैसों का, नहीं, ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है। इसमें आप शुरुआत में कर्ज लेते हो, झूठ बोलते हो, ठीक है, अपनी नैतिक कमजोरियों को दिखाते हो, और आखिर में आके आप क्या करते हो, आखिरी स्टेप ही ये है कि आपने कोई बहुत बड़ी गबन कर लिया पैसों का। तो ये चीज ही दिखाती है। इसके साथ ही उपन्यास में भ्रष्टाचार के अन्य रूप भी दिखाए गए हैं। पुलिस व्यवस्था का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आता है जब पुलिस रामानाथ को झूठी मुकदमे, मतलब चोरी में फंसाने की कोशिश करती है, ताकि वह उसी सरकारी गबन के मामले में गवाह बनने के लिए मजबूर हो सके। यह दिखाता है कि व्यवस्था गरीबों और कमजोरों
को कैसे अपने जाल में फंसाती है। ठीक है, ये चीज जो प्रोसेस है, ये जो सिचुएशन है, ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि भाई पुलिस वाले भी आपको फंसा सकते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। और जो व्यवस्था है वो मजबूर, एक प्रकार से गरीब और कमजोर लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाती है, ये सारी चीजें इसमें बताते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है नारी की पराधीन स्थिति और उसका उत्थान। उपन्यास की शुरुआत में जलपा जलपा उस सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा लगती है जो आभूषण प्रेमी और पति आश्रित है। वह अपनी इच्छाओं के लिए रमानाथ पर दबाव डालती है। जो वाइफ है वो क्या करती है? रमानाथ के ऊपर दबाव डालती है कि भाई मेरे को ये गहना चाहिए, वो गहना चाहिए, ये सारी चीजें वो अपने बताती है। लेकिन उपन्यास का सबसे सशक्त पक्ष दिलपा का चारित्रिक विकास है, मतलब जो उसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो है। जब रामानाथ गबन करके भाग जाता है तब जल्पा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने आभूषण मतलब प्रेम को त्याग देती है। वह आत्मनिर्भर बनती है, संघर्ष करती है, अपने पति को बचाने तथा सच्चाई को सामने लाने के लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ती है। प्रेमचंद्र ने जल्पा के माध्यम से यह संदेश दिया है कि नारी की असली सुंदरता गहने में नहीं बल्कि उसके चरित्र, आत्मनिर्भरता और उसके साहस में है। उन्होंने नारी चेतना और उसके सशक्तिकरण का मार्ग दिखाया। उन्होंने क्या करा? नारी चेतना और जो सशक्तिकरण है उसका मार्ग दिखाया था। ये सारी चीजें बताई गई कि भाई जलवा जो फीमेल लीड कैरेक्टर थी, उनका कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। भाई जब उनका पति भाग गया था गबन करके, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने भाई अपना आभूषण प्रेम छोड़ दिया, एक लंबी लड़ाई लड़ी अपने पति को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट लिखे हैं, ऑलरेडी 4 पॉइंट काफी लेंदी हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से 4 से 5 पॉइंट बना सकते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि आपने ऊपर जो भी बताया है। अंत अंत है यह स्पष्ट है कि गबन केवल एक साधारण अपराध कथा नहीं है, यह अपने समय के भारतीय समाज का एक यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। प्रेमचंद्र ने इस उपन्यास के माध्यम से मध्य वर्ग, जो कि मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसके खोखलेपन, दिखावे की अघात संस्कृति, भ्रष्टाचार और नारी परिधीनता जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं, उन चीजों के ऊपर चोट करी है, उन चीजों के ऊपर लोगों को सामने लाया। ठीक है, उपन्यास की सार्थकता इसी में है कि यह रमानाथ के पतन और जल्पा के उत्थान की कहानी को एक साथ बयान करती है। ठीक है, ये जो कहानी है ना, ये क्या करती है? ये दिखाती है कि रमानाथ जो कि एक अच्छी नौकरी पे था, ठीक है, उसका पतन हो गया क्योंकि भाई वो अच्छा जीवन जी रहा था। पर उसने क्या करा? वो भाई समाज को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए उसने भाई क्या करा? गबन करा। तो उसका जो करियर था उसका पतन हो गया। परंतु वहीं अगर हम बात करें तो जालपा जो थी उसका उत्थान हुआ। भाई उन्होंने देखा कि भाई मेरा पति फंस गया है, गलत चक्रों में फंस गया है, ठीक है, उसने गबन कर लिया, तो उन्होंने अपना मोह छोड़ दिया मटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर, ठीक है, आभूषणों को लेकर, और आखिर में उनका क्या हुआ? कैरेक्टर का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई। यह दिखाता है कि किसी सामाजिक कुरु दिखाता है कि कैसे सामाजिक कुरीतियां किसी व्यक्ति को तोड़ सकती हैं, लेकिन साथ ही दिखाता है कि संकट के समय व्यक्ति, मतलब विशेषकर नारी जो है, उन्हीं परिस्थितियों से लड़कर खुद को मजबूत बना सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाता है कि भाई जो स्थितियां है ना वो एक व्यक्ति को तोड़ सकती हैं, परंतु अगर हम बात करें महिलाओं की, तो ऐसी स्थितियों में महिलाएं ही उभर कर सामने आती हैं, ठीक है, जो अपने आप को मजबूत बना सकती हैं और लड़ सकती हैं अपनी लड़ाई। तो ये सारे पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपका आता है आखिरी क्वेश्चन इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का, जहां पे आपको जो जलपा है उसका कैरेक्टर की विशेषताएं बतानी है, चारित्रिक विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है। इसके लिए आप किताब भी पढ़ सकते हैं, बाकी आप ये जो क्वेश्चन है आंसर है इसको भी आप देख सकते हैं। उत्तर में आप थोड़ा सा जलपा के बारे में हमें बता देंगे, ठीक है, मतलब आंसर में आप लिख देंगे। उसके बाद आप 5 से 6 पॉइंट में जो आपका आंसर है, जैसे कि जलपा के प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो आभूषण प्रेम और सामाजिक दिखाव का प्रारंभिक चरित्र, मतलब जो शुरुआत में वो कैसा उनका कैरेक्टर था कि भाई वो आभूषण प्रेम करती थी, सामाजिक दिखावा करती थी। ठीक है, या पढ़ लीजिए। दूसरा पॉइंट आता है कि भाई चारित्रिक विकास, भाई जब उनका पति फंस गया इन चक्रों में, उन्हें दिखा तो उन्होंने भाई अपना कैरेक्टर का डेवलपमेंट किया, चारित्रिक विकास किया था। ठीक है, वह एक झटके से अपने पुरानी पहचान को त्याग देती हैं, जिस जिस पहचान में उन्हें क्या पसंद था, भाई बहुत सारे गहने पसंद थे, ये इन सब चीजों को छोड़ देती हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है साहस और दृढ़ निश्चय का, कि भाई उन्होंने साहस करा, दृढ़ निश्चय करा, वह समाज के तानों और मुश्किलों से घबराई नहीं। वह आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करती है और अपने पति को खोजने का दृढ़ निश्चय करती है। उसका अकेला ही उसका अकेले ही
अपने पति को ढूंढने के लिए कोलकाता तक चले जाना उसके आत्म साहस का क्या दिखाती है, आत्म साहस का एक नमूना हमें दिखाती है। चौथा पॉइंट आता है विवेकशीलता और चतुर्य, मतलब समझदारी, वो समझदार भी बनी समय के साथ साथ और विवेकशील भी बनी, ठीक है। उन्होंने भाई कॉमनेस रखी अपने अंदर। कोलकाता में जब वे अपने पति को पाती हैं तो वो देखती हैं कि पुलिस ने उसे एक झूठे मुकदमे में गवाह बनाने के लिए फंसा रखा है, फंसा लिया है, ठीक है। यहाँ बहुत होशियारी और चालाकी की योजना बनाती है। वह पुलिस के भ्रष्टाचार को उजागर करने और अपने पति को जाल से बाहर निकालने के लिए क्या करती हैं, अपनी बुद्धि का सफलतापूर्वक प्रयोग करती हैं। यह दिखाती हैं कि संकट ने उसको कितना परिपक्व और समझदार बना दिया। ये जो सारी सिचुएशन है ना, ये क्या दिखाते हैं कि वो जो लेडीज है, मेन फीमेल कैरेक्टर है, वो कितनी परिपक्व और समझदार हो चुकी है सिचुएशन के आधार पर, ठीक है। और आखिर में पॉइंट आता है आत्मनिर्भर और नारी चेतना का, क्योंकि ये पूरी की पूरी इसी चीज कहानी इसी चीज पे बेस करती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो नारियां हैं वो अपने आप को बदल सकती हैं, नारी चेतना जगा सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। वह अपने जो आभूषण प्रेम था उसको हमेशा के लिए छोड़ देती है। वह समझ आ जाती है कि स्त्री की असली सुंदरता जो है या शक्ति है वो गहनों में नहीं बल्कि उसके अपने चरित्र और साहस में, आत्मनिर्भरता में है। उसका संघर्ष केवल अपने पति को बचाने के लिए नहीं बल्कि सत्य को स्थापित करने के लिए भी है। इस प्रकार वह अपने नारी चेतना और सशक्तिकरण का जीवंत क्या देती है, प्रतीक देती है। तो ये हो जाता है सारे के सारे पॉइंट, 5 पॉइंट है, आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ऊपर ऊपर से सारे पॉइंट बता दिए। आखिर में आता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में हमने जो ऊपर पढ़ा था आप उसको नॉर्मली 4 से 6 लाइनों में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर 1 है वो खत्म हो जाता है। आगे अगर आप देखेंगे तो इस पीडीएफ में आपको क्वेश्चन पेपर 2 और 3 भी देखने को मिलेगा। आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और बाकी जगहों पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। और हमारे जो ऐप है, ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DU एस वो आपको प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। आप जाके नोट्स की स्टडी वहाँ पे कर सकते है। एडमिट कार्ड, लॉग इन एडमिट कार्ड, फिर डेट शीट, ये सारी चीजें आपको वहीं देखने को मिलेंगी। साथ के साथ इसी पीडीएफ में आपको क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2 और क्वेश्चन पेपर 3 भी आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप चेकआउट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।